हैं, उसकी क्राइटेरिया क्या है, मतलब बाइंग गाइड किस बेसिस पे हमने अपने टॉप प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद हम एक टेबल देते हैं, जो यहाँ पे टेबल है नहीं अभी इस आर्टिकल्स में। मैं कोई दूसरा रेफरेंस दे सकता हूँ किसी तरह की। और आफ्टर दैट हम एक इंट्रोडक्शन सेक्शन डालते हैं, और इंट्रोडक्शन के बाद हम डायरेक्ट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट पे आता है। प्रोडक्ट लिस्ट में जनरली हम एक बेसिक एक इमेज देते हैं। आफ्टर दैट अबाउट द प्रोडक्ट। भाई स्क्रीन नहीं आ रही है। नहीं आ रही है? आ रही है इसकी? अब आ रही है। ठीक है। तो हम तो इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग प्रोडक्ट लिस्ट पे आते हैं। प्रोडक्ट लिस्ट में जनरली मैं टॉपिक पे डिपेंड करता है, बट कभी कभी 5 से 10 प्रोडक्ट के बीच में हम रखते हैं एक आर्टिकल्स में। और तो और हर एक प्रोडक्ट का मेरा एक स्ट्रक्चर ये रहता है कि एक इंट्रो रहता है लगभग 150 से 200 वर्ड के लिए, ये भी लंबी आर्टिकल हो तो पॉइंट्स रहते हैं। और लास्ट में बाय नाउ या कॉल ऑफ एक्शन होते हैं, और कुछ अलग अलग लिस्ट में हम लोग वैल्यू फॉर मनी एंड या फिर वर्दी की कंक्लूजन हर एक आर्टिकल के नीचे, हर एक प्रोडक्ट के नीचे में डालते हैं। तो इस तरह से हम 10 प्रोडक्ट्स डालते हैं। 10 प्रोडक्ट्स के बाद अपना एक बाइंग गाइड रहती है। ये 10 प्रोडक्ट हो गए। 10 प्रोडक्ट के बाद हम एक प्रॉपर बाइंग गाइड स्टार्ट करते हैं। उसके बाद डिपेंड अपॉन द टॉपिक्स, कभी कभी हम नए में क्वेश्चन आंसर ऐड करते हैं, और बाकी बाकी में नहीं करते हैं। और फाइनल कंक्लूजन। तो ये एक हमारे रिव्यू का मतलब लिस्ट आर्टिकल का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो ऑल टुगेदर अप्रॉक्स 3000 से 4000 वर्ड के बीच में पहुंचती है, डिपेंड अपॉन द साइट्स एंड टॉपिक्स। तो ये मेरा लिस्ट आर्टिकल की है। और उसके बाद जैसे क्या हो गया, रिव्यू रिव्यू कवर कर सकते हो, तो रिव्यू का एक अलग फॉर्मेट होता है। तो इस हिसाब से ये है। हाँ, तो ये है ऑल अबाउट मतलब मेरी कंटेंट स्ट्रेटजी का ये पार्ट है। लिंक अच्छा, हेडर में जहाँ तक की लिंक की बात है, तो जनरली जब हम कोई बड़े नीच पे काम करते हैं, मतलब यदि किसी साइट की नीच बड़ी हो गई फॉर जैसे एग्जांपल, तो वहाँ पे मैं जनरली सिर्फ कैटेगोरीज पे फोकस करता हूँ। तो वहाँ पे नीच का मतलब हेडर में सिर्फ कैटेगोरीज रहते हैं जिनको मुझे हाईलाइट करना रहता है। और नहीं तो हम जनरल यदि मैक्रो नीच रहते हैं, तो वहाँ पे हम जिस कीवर्ड्स को कवर करते हैं बेस्ट हटा के उस टाइप की यूज करते हैं। और इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, होम पेज का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जब हम कोई बड़ी साइट्स पे या बिग बिग साइट्स पे करते हैं, तो हम फिक्स होम पेज नहीं रखते हैं। डिपेंड अपॉन द कैटेगरीज एंड ऑल दैट हम अपना होम पेज कस्टमाइज करते हैं। और उसमें एक एक सेक्शन कंटेंट सेक्शन का कंटेंट डालने का भी सेक्शन रखते हैं, जो फिक्स रहती है। बाकी जो हम कैटेगरीज या लिस्ट इस हिसाब से लाते हैं। बट यदि कोई माइक्रो नीच है, तो वहाँ पे हम फिक्स कंटेंट रखते हैं। लाइक यदि माइक्रो नीच तुम देखना चाहोगे, जस्ट a minute। हाँ, तो ये जैसे एक ये पर्टिकुलर फिक्स बहुत माइक्रो नीचे है, तो यहाँ पे हम एक फिक्स्ड ये रखे हुए हैं। और यहाँ पे होम पेज फिक्स है, मतलब स्टैटिक है। और इसमें हम सारे फोकस मेन कीवर्ड होम पेज पे किया गया। तो यहाँ पे हम होम पेज को अलग से डिजाइन नहीं किया गया। तो ये है कंटेंट रिलेटेड, मतलब जो मैं मेनली लिस्ट आर्टिकल्स के लिए बना के रखता हूँ। ये थीम नहीं, एक्चुअली ये मेरा रिहब और विजुअल एडिटर है। इल्यूमिनेटर में यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि वो हैवी हो जाता है, तो इसलिए मेनली विजुअल एडिटर है। और मैक्सिमम मैं ट्राई करता हूँ जितना कम शॉर्ट कोड यूज़ किया जा सके उतना ईजी रहता है।
जैसे कि CSS और फिर रिकॉल के चलते थोड़ा लोड टाइम बढ़ जाती है, इसलिए मैं कोशिश इतना ज़्यादा करता हूँ कि जितना कम शॉर्ट कोड यूज़ किया जा सके उतना बेटर है। हाँ, थीम कस्टमाइजेशन के लिए ओके, मैं तुझे एक साइट की बैकएंड दिखा देता हूँ। मैं जनरली ज़्यादा थीम में बिलीव नहीं करता हूँ, और मैक्सिमम मैं ऑटोमेशन और ये सारा चीज़ें नहीं है, मुझे मैनुअली वर्क ज़्यादा पसंद है। तो मैक्सिमम मैं थीम बहुत कम थीम यूज़ करता हूँ, मुश्किल से 5 या 7 थीम जाती है मेरी हर एक साइट में। तो फॉर एग्जाम्पल यदि तो साइट के हिसाब से मैं थीम यूज़ करता हूँ, 1 मिनट। हाँ, जैसे पर्टिकुलर इस साइट में मैं डेवलप ये टीओसी मस्ट यूज़ कर टीओसी है, योस्ट एसईओ है, और ये तो पेज बिल्डर हो गई, एसईओ है, और ये बस इस साइट में बस इतनी प्लगइन है। तो मैं ज़्यादा प्लगइन में नहीं जाता हूँ, बट बेसिक यदि कोई साइट सेटअप करना चाहते हो तो एक एसईओ का प्लगइन रख लो, एक पेज बिल्डर कोई भी जो भी यूज़ करना है वो कर लो, टीओसी मस्ट है। उसके बाद तुम जैसे अभी तो मुझे नया नया वर्डप्रेस एडिटर पसंद नहीं है, इसलिए मैं क्लासिकल एडिटर लेके यूज़ करता हूँ। और कभी कभी आप यदि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करना चाह रहे हो तो उसके लिए ये रॉकेट वाला जो प्लगइन है वो यूज़ कर सकते हो। तो जितनी मिनिमाइज प्लगइन यूज़ कर सकते हो उतना ज़्यादा है, उतना अच्छा। हम्म, कैचिंग plugin- नहीं, मैं जनरली कैचिंग प्लगइन यूज़ करता नहीं हूँ अपनी साइट्स में, क्योंकि मेरी जनरली मैं कैचिंग प्लगइन यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जनरली या तो से ये इसके लिए CMS ये CDS यूज़ कर ले रहा हूँ, या मैं मैक्सिमम काम मेरा सर्वर से हो जाती है, तो स्पीड का मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। तो इसलिए मैं कैचेज और इस सारी चीज़ों में जाता नहीं। बट हाँ, जिनको यूज़ करना है वो रॉकेट प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। बैकलिंक इंडेक्सिंग के लिए क्या करते हैं? अच्छा, बैकलिंक एक्चुअली जहाँ मेरी मैं जनरली 4-5 थीम अपने साइट्स पे यूज़ करता हूँ। जैसे एक एक रिहब है, एक रिहब मैं जनरली यूज़ करता हूँ। उसके बाद एक मेरे पास अ, ये स्टूडियो पेज का पूरा थीम सेट है, उसको यूज़ करता हूँ, या ऑरिजिन एसएस यूज़ करता हूँ। ये तीन तीन चीज़ें मैं तीन टाइप की तीन 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 थीम यूज़ करता हूँ। थीम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन था बैकलिंक इंडेक्सिंग और एलियास। देखो जनरल मैं हर एक साइट की मैनुअल इंडेक्सिंग पोस्ट की और बैकलिंक की जितनी हो सके मैं उतना अवॉइड करता हूँ। और जहाँ तक बैकलिंक की बात है तो मैं आज के डेट में मैं कमेंट्स या मतलब फॉरम लिंक ये सारे लिंक पे मैं फोकस करता नहीं हूँ। ये जब मैं साइट सेटअप करता हूँ तो शुरू के 15 या 20 दिन के अंदर में बिल्ड साइट को बिल्ड करने के लिए एक पिलर लिंक यूज करते हैं, बस वही। आफ्टर दैट मैं जनरली फोकस करता हूँ पीवीएंस और लिंक एडिट एंड गेस्ट पोस्ट। मेनली मेरा फोकस लिंक एडिट और गेस्ट पोस्ट पे रहता है। कुछ पार्ट हम फोरम और ये कमेंट सिर्फ साइट को सेटअप करने साइट को बूस्ट करने के लिए यूज करते हैं, नेवर यूज फॉर द रैंकिंग। तो इसीलिए मैं जनरली बैकलिंक के इंडेक्स के यूज नहीं करता हूँ, बट यदि नहीं होती है इंडेक्सिंग तो मैं वो ब्लॉगर वाला मेथड यूज करता हूँ। किसी अपने पुराने ब्लॉग स्पॉट ब्लॉग में जाके सारे लिंक्स को एक पोस्ट में डाल के उसे डालते हैं और उसे इंडेक्स करवा लेते हैं, उससे हो जाता है। नहीं, मैं ऑटोमेशन पे काम नहीं करता हूँ। पीवीएन और क्या क्या आवाज कट हो रही है ये चीज़। मैं जनरली पीवीएन, लिंक एडिट और गेस्ट पोस्ट, ये मैं मेनली फोकस करता हूँ बैकलिंक के लिए।
आ रही है आवाज क्लियर? कोई साथ में कोऑर्डिनेटर आ जाओ, बेटर रहेगा। सिर्फ मेरी आवाज आ रही है मुझे। आवाज आ रही है। नहीं, कोई एक और कोऑर्डिनेटर आ जाओ, बेटर रहेगा, कोई एक आदमी साथ में तो बेटर रहेगा। मयूर भाई आप ही आ जाओ। हाँ, देखो, फ्रीक्वेंसी, आर्टिकल पब्लिशिंग फ्रीक्वेंसी, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसे मैं यदि एक्सप्लेन कर, तो ये डिपेंड करती है साइट पे। जैसे मेरी एक फिक्स स्ट्रक्चर है कि एक्चुअली मैं बहुत साइट बल्क में बिल्ड करता हूँ। मीन्स हमारे प्लान रहते हैं हर एक मंथ का 3 या 4 साइट कंप्लीट करना, तो अपना मैं उस हिसाब से करता हूँ। तो जब भी मैं कोई माइक्रो नीश साइट पे काम करता हूँ तो मेरा ये स्ट्रक्चर है, बट ये फॉलो मत करना इन जनरल। तो ये है कि मैं जो भी मेरी 15 20 या 30 आर्टिकल्स की प्लान होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि फर्स्ट 2 से 3 मंथ में मैं साइट की पूरी आर्टिकल कंप्लीट कर देता हूँ, जो भी माइक्रो नीच होती है। 3 4 मंथ के बाद हम बस उस आर्टिकल्स को एडिट करते हैं। एडिट इन द सेंस कि या तो हम उसके कंटेंट को चेंज करते हैं, या प्रोडक्ट को चेंज कर देते हैं, या फिर उसमें नए प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, या क्वेश्चन आंसर ऐड कर सकते हैं। इस हिसाब से हम हर एक मंथ उसमें 300 या 400 या 1000 वर्ड तक कंटेंट ऐड करते हैं। बट मेरी बेसिक कंटेंट जो भी माइक्रो निश की है वो 3 मंथ में कंप्लीट मैं कर लेता हूँ। बट जो भी बड़े साइट्स हैं, जो बिग साइट्स होती हैं, उनकी मैं एक 1 ईयर का प्लान लेके चलता हूँ। 1 ईयर में अप्रॉक्स 200 से 300 पोस्ट होते हैं, तो ऑन एन एवरेज मैं हर एक डे का 4000 से 5000 वर्ड को लिस्ट करता हूँ, जब बड़े साइट्स की प्लान करता हूँ। बट माइक्रो नीच के लिए मेरा फिक्स है कि 3 मंथ के अंदर में सारे जो कंटेंट खत्म। उसके बाद फिर अपडेट होती है, या सब जिस जिस मंथ में कोई अपडेट नहीं कर पाया तो कोई एक इन्फो आर्टिकल्स लेके नए आर्टिकल्स डाल देते हैं। मेनू बैकलिंक लेना, देखो, यदि साइट्स बड़े हैं तो मत लो, बट यदि साइट छोटे हैं तो छोटे साइट में तुम मेनू बैकलिंक ले सकते हो, यदि मैक्सिमम लिंक होम पेज पे फोकस कर रहे हो तो। यदि तुम्हारे बैकलिंक का स्ट्रक्चर ये है कि सारे लिंक, मतलब यदि मनी पे होम पेज, मनी पेज नहीं है और बाकी पेजेस मनी पेज अलग है, तो वहां से तुम लिंक लेना बेटर रहता है। बट यदि होम पेज मनी पेज है और वहां पे मैक्सिमम लिंक फोकस कर रहे हो, तो और नंबर ऑफ पेजेस कम है साइट में, लाइक 15 20 30 से ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में मेनू मेनू से लिंक लो, मेनू या साइट वाइड से लिंक ले सकते हो। बट यदि बड़े हैं तो वहाँ पे मत लो। और बट कभी भी एग्जैक्ट कीवर्ड एंकर से मत लेना। फॉर एग्जांपल, यदि कोई यहाँ पे लाइफ जैकेट, वेस्ट लाइफ जैकेट टारगेट कर रहे हो, तो होम पेज से कभी भी वेस्ट लाइफ जैकेट मत करना, उसके जगह पे लाइफ जैकेट कर लेना। इस टाइप से कर सकते हो। मेनू के लिए हो गई। और लिंक एड, हाँ, अच्छा, लिंक एडिट के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बढ़ देता हूँ। जनरली जब भी हम किसी माइक्रोनी साइट के लिए लिंक बिल्डिंग में जाते हैं, तो हम सबसे पहले अपना कंप्यूटर एनालिसिस करते हैं और रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। मेरी एसईओ का सब बैकबोन यही है कि मैं रिवर्स इंजीनियरिंग करता हूँ। मीन्स मैं mainly अपने जो भी, मतलब मेरा कंप्यूटर है उसकी सारा सारा एनालिसिस करता हूँ, 10 या 15 साइट लेके। उनकी कंटेंट स्ट्रक्चर क्या है, कंटेंट लेंथ क्या है, और बैकलिंक उसने किस टाइप की साइट से बनाई है। तो फर्स्ट 10 साइट की सारे बैकलिंक, यदि हम बैकलिंक बनाने जा रहे हैं तो सारे 10 साइट की जितनी भी लिंक्स है वो पहले मैं निकाल लेता हूँ। उसके बाद सेकंड स्टेप में जितने भी कमेंट्स, फॉरम या वेब इस टाइप की लिंक्स है, उन सारे को मैं रिमूव कर देता हूँ। तो उसके बाद जो मेरे पास लिंक बचती है वो मेनली पीवीएम्स रहते हैं, गेस्ट पोस्ट रहते हैं, या फिर जो वो लोग वो लिंक परचेज करके रखता है वो रहता है। तो इस हिसाब से मेरे पास ऑलरेडी सेलेक्टेड हो जाती है कि, और जनरली यदि माइक्रो नीच कोई साइट से देखोगे कि जो भी टॉप 10 में रहते हैं उनमें ज़्यादा नंबर ऑफ लिंक्स नहीं रहते हैं। तो मैंने कभी कहीं देखे हैं कि 10 लिंक्स या 15 लिंक्स या 25 लिंक्स, 30 लिंक्स, कभी कभी 50 लिंक्स मैक्सिमम, एक तो 50 लिंक्स मिलता है। तो इस हिसाब से तुम्हारे पास 60 या 70, 10 15 साइट को यदि एनालाइज करोगे, तो जो कंटेक्चुअल लिंक है वो मुझे 50 से 60 मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो इन 50 साइट को सॉर्ट आउट करो, उसके बाद उनको आउटरीच करो। आउटरीच करने पे तुम्हें 50 में से यहाँ पे मतलब रिस्पांस मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है। मेरे केस में 50 60% की रिस्पांस रहती है। यदि मैं 50 को मेल कर रहा हूँ तो 25 से 30 कन्वर्ट, मतलब रिस्पांस बैक आ जाता है। और मैं कभी भी मैं टाइम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं कभी फ्री गेस्ट पोस्टिंग में नहीं जाता हूँ, फ्री कभी टीच करता ही नहीं हूँ।
डायरेक्ट मैं मेरी पहला ही मेल रहता है कि पेड गेस्ट पे पेड पोस्ट लेते हो और यदि लेते हो तो कितना चार्जेस है डायरेक्ट। तो यहाँ से कन्वर्सन कन्वर्सन मतलब आउटरीच का रिप्लाई अच्छी आते हैं, मतलब 25, यदि मैं 50 कर रहा हूँ तो 25 आ रही है। उस हिसाब से उसके बाद उस 25 में से मैं सॉर्ट आउट कर लेता हूँ कि मुझे कितने लिंक लेना है। और हाँ, यहाँ पे मैं लिंक वेलोसिटी की बहुत को ये दिमाग में रखता हूँ कि यदि मैं एक प्लान लेके चलता हूँ कि मुझे 60 मंथ में साइट को रैंक करना है, तो फर्स्ट 2 मंथ में कोई लिंक नहीं लेता हूँ, थर्ड मंथ में जनरली कुछ पिलर लिंक्स लेता हूँ, थर्ड मंथ से मैं पीवीएम्स और ये लिंक एडिट शुरू करता हूँ। तो मान लो यदि मैंने किसी साइट के लिए प्लान किया है कि मुझे 25 लिंक एडिट या गेस्ट पोस्ट कर दिया, तो मैं इसे 3 मंथ में डिवाइड करता हूँ तो यदि 25 है तो फॉर एग्जांपल एक मंथ में मैं 10 लिंक लूंगा और इसे मैं डीप फिट करूंगा। ये नहीं कि एक ही दिन या एक ही वीक में 10 लिंक ले लिया, ऐसे नहीं करते हैं, इसे डीप फिट करते हैं। तो मान लो मैं ओ तो वहां से मैं 25 को ये सॉर्ट आउट किए, उनके बाद जो नेगोशिएशन करके जो भी मेरी प्राइस फाइनल होती है उसके हिसाब से मैं उसे बोलता हूँ और बोलता हूँ कंटेंट, यदि मैं लिंक एडिट करवाता हूँ तो उनको अपना आर्टिकल सेलेक्ट करके दे देता हूँ कि मुझे इस आर्टिकल से, और अपना एंकर दे देता हूँ, इस एंकर में मुझे लिंक चाहिए, उस हिसाब से उससे 1 या 100 या 200 वर्ड उस आर्टिकल्स में अपडेट करवा के लिंक लाइव करवाता हूँ और रीइंडेक्स और उस आर्टिकल्स को रीइंडेक्स करवाता हूँ। तो इस तरह से मुझे रिडायरेक्ट का मतलब डायरेक्टेड पूरा नीच साइट्स मिलते हैं और ऑलरेडी वो साइट्स मिलते हैं जिसको जिससे लिंक लेके बाकी साइट रैंक कर रहे हैं। तो ये मैं अपने बैक मतलब कंप्यूटर से बैकलिंक लेते हैं और आफ्टर दैट मैं अपना पीवीएन यूज करता हूँ जो मतलब उनके पास नहीं होती। तो और उन पीवीएन को ट्रैक कर किया नहीं जा सकता। और जनरली जब भी हम लिंक एडिट करते हैं या दूसरे का लिंक एनालाइज करते हैं तो मैक्सिमम हम ऐसे लिंक उठाते हैं जो मेरे से ड्यूरेबल है। उसके बाद कुछ कुछ बहुत सारे ऐसे लिंक हो रहते हैं, जैसे मैं मान लो कि खुद मेरी पीबीएंस है, उससे तो मैं किसी को लिंक नहीं बना। तो सिमिलरली उनकी जो अपनी ऐसे ही कुछ उनके साइट्स होते हैं जो आपको लिंक नहीं देगा, तो वो बहुत कम रहता है, उसको छोड़ के उसको हटा के हम अपनी इस मैच करने के लिए अपना पीवीएन यूज करते हैं। और इस तरह से मेरा लिंक मतलब लिंक बिल्डिंग का मेरा प्रोसेस है। और मैं इन सारे लिंक को कभी इंडेक्स नहीं करवाता हूँ, छोड़ देता हूँ। यदि 2-3 महीने तक इंडेक्स नहीं होती है, उसे ट्रैक जरूर करता हूँ। 2-3 महीना तक इंडेक्स नहीं हुआ तो उसके बाद हम फोर्स इंडेक्स में जाते हैं, उससे पहले। क्लियर है क्या? हेलो। नेक्स्ट। जो नॉर्मल टारगेट सेलिंग, अच्छा, हाँ, सेलिंग साइट एक्चुअली मैं यहाँ पे थोड़ा ब्रॉड सेंस में बोल रहा हूँ। सेलिंग प्राइस और ये कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, तो जनरली मेरी ऑन एन एवरेज मार्केट का प्राइस है अभी 25 to 35 बिफोर अमेजन रेट कट। अभी नया रेट मैं अभी बोल नहीं सकता, तो बट उससे पहले जब तक रेट नहीं कट हुई थी तब ये एवरेज पहुंच जाती थी कि मंथली अर्निंग का 25 to 35 टाइम्स इसके बीच में कुछ जाती है। तो ये उन साइट के लिए है जो आप ऑलरेडी अर्न कर रहे हो। और यूजर मतलब जो भी बायर होते हैं या तो 3 मंथ के एवरेज पे या 6 मंथ या 12 मंथ के एवरेज पे जाते हैं। यदि कोई बड़े अमाउंट की साइट है, मान लो कि $1000 प्लस मंथली अर्निंग जा रही है, तो 6 मंथ या 12 मंथ के लिए जाएगी। बट जो साइट स्टार्टर है मतलब $100 $200 के रेंज में है मंथली अर्निंग, वो 3 मंथ के एवरेज पे चली जाती है। बट हाँ, उन साइट्स को अच्छे प्राइस के लिए आपको उसे ग्रोइंग दिखाना पड़ेगा। मीन्स कि आपकी अर्निंग ट्रैफिक और ये सारे चीजें इंक्रीज कर रही है, यानी कि डिक्रीज नहीं होना चाहिए, या कांस्टेंट भी चल सकती है बट डिक्रीजिंग कभी नहीं होना चाहिए। तो डिक्रीजिंग होने पे वो आप वहाँ पे आपको प्राइस नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मैं क्या क्या फैक्टर है जो हम लोग जब मैं बायर को पिच करता हूँ तो उन सारी चीजों को कंसीडर करता हूँ। पहली होती है कि आपकी डोमेन जो है वो कैसा है, जो आप डोमेन ले रहे हो, ब्रांडेबल ब्रांडेबल डोमेन है या एग्जैक्ट मैच डोमेन है या फिर पार्शियल मैच डोमेन है। तो यदि ब्रांडेबल होगी तो उसकी प्राइस मतलब एग्जैक्ट मैच और ईएमडी से ज़्यादा होगी। पहला फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर होती है कि आपकी जो साइट है वो साइट किस मतलब उस साइट की पोटेंशियल क्या है।
या बोल सकते हो जो नीच नीच है उसकी उसकी पोटेंशियल क्या है, कितनी कितनी तक अर्निंग जा सकती है। सपोज मैं एक साइट बनाया हूँ जो अभी $100 पे मैं सेल करना चाह रहा हूँ, और उस साइट की मालूम पोटेंशियल सिर्फ $200 या $300 जाने की चांसेस है, तो वहाँ पे मुझे ज़्यादा मल्टीपल नहीं मिलेंगे। बट यदि एक साइट की पोटेंशियल है $5000 जाने की और मैं अभी $100 या $200 पे उसे सेल कर रहा हूँ, तो उस केस में उसकी बहुत अच्छा अ, उस मैं पीवीएन के बारे में बाद में आता हूँ। तो उसकी हाँ, तो यदि ब्रॉड ब्रॉड मैच है तो यहाँ पर हम नीच सिलेक्शन और इस पे थे, तो ऐसे साइट्स जिसकी पोटेंशियल ज़्यादा है और आप कम अर्न कर रहे हो, तो उस केस में आपको ज़्यादा मल्टीपल मिल सकती है। एक चीज़ होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ होती है सोर्स ऑफ रेवेन्यू। यदि सिर्फ एफिलिएट साइट है, मतलब कि जहाँ से हम सिर्फ एफिलिएट से अर्निंग करते हैं, तो वो एक लिमिटेशन है। आपको आपके पास यदि मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग है किसी साइट के लिए, मान लो कि आप अमेज़न है या आप एड सेल कर रहे हो, या फिर आपके पास डायरेक्ट ऐड है या पेड ऐड है, तो मतलब अलग-अलग यदि आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग है, तो उस केस में आपकी अच्छी प्राइसिंग आएगी। एक चीज़ 2 चीज़ हो गई उसके, ये हाँ, उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं। यदि जनरली आप एफिलिएट अमेज़न एफिलिएट की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि सपोज़ हम जो साइट सेल कर रहा है, उनकी जो मतलब प्रोडक्ट रेंज है वो क्या है, मतलब प्रोडक्ट की टिकट साइज़ क्या है। एक ये होती है कमीशन रेंज क्या है, और उनकी फ्यूचर क्या है। फॉर एग्जांपल यदि आपको इसको इसको रियल लाइफ में यदि समझोगे, तो सपोज आज के डेट में यदि आप आज से 2 महीना के बाद यदि आप कोई बेबी नीड सेल करना चाहोगे, तो वो बहुत अच्छे प्राइस में सेल होगी, बहुत अच्छे मल्टीपल में सेल होगी। रीज़न ये है कि बेबी नीड्स नवंबर दिसंबर और उस टाइम में बहुत टिकते हैं, तो इसीलिए उस हिसाब से मतलब आप नीच के हिसाब से वहाँ पे एक तो है कि नवंबर दिसंबर में हो सकती है, और एक फैक्टर है कि अभी मतलब ये लॉकडाउन के बाद देयर इज अ प्रोबेबिलिटी टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ द बेबीज, तो वहाँ पे उस नीच की डिमांड ज़्यादा है। तो ये होती है कि ट्रेंड, मतलब आपकी साइट की ट्रेंड क्या है। ट्रेंड क्या है, मतलब ट्रेंड मतलब ये होता है कि सिर्फ 2 मंथ के लिए या 4 मंथ के लिए या 6 मंथ के लिए, या ओवरऑल ईयर पूरा ईयर में सेम देता है। एक ये फैक्टर है। उसके बाद ये एक ओवर फैक्टर हो गया। उसके बाद आपकी साइट पे आती है, उस साइट में आती है कि आपने कितने कंटेंट डाले हो, कंटेंट की क्वालिटी क्या है, उस कंटेंट को आपने कैसे डेकोरेट किया हो, आपकी साइट की स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद आपकी साइट में कितने की मतलब वर्ड काउंट कितना है और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, एक वैल्यू हो गई। उसके बाद आपकी ऑफ पेज आती है, आपने किस टाइप की ऑफ लिंक बिल्ड की हो। सपोज जनरली जब भी हम किसी साइट को फ्लिप करने जा रहे हैं, तो उस जाते हैं तो उससे 2 या 3 मंथ पहले मैं अपने सारे पीवीएन लिंक को रिप्लेस कर देता हूँ। रिप्लेस इन द सेंस कि जब मान लो कि इनिशियली इनिशियली हम अपना पीवीएन यूज करते हैं, और जब मैं प्लान करता हूँ कि अभी साइट्स को सेल करना है एक पॉइंट पे जाकर, तो उसके बाद हम पीवीएन लिंक को रिप्लेस करना शुरू करते हैं, और रिच लिंक मतलब लिंक एडिट या गेस्पोर्ट से उसको रिप्लेस करना शुरू करते हैं। मान लो कि एक मेरा पीवीएन है जिसका डीआर 20 है, तो यदि मैं उस लिंक को रिप्लेस करना चाहूंगा, तो एक कोई नीचे रिलेवेंट साइट से लिंक एडिट लूंगा जिसका डीआर 25 या 20 है, उससे लिंक लेने के बाद मैं इस लिंक को रिप्लेस कर दूंगा। तो इस हिसाब से जब तक मेरी सेलिंग पॉइंट आती है, मैं सारे पीवीएन को हटा देता हूँ। रीजन ये है क्योंकि यदि आप किसी बायर को बोल रहे हो कि पीवीएन यूज कर रहे हो, तो जो जनरल लोग होते हैं वो आप मतलब कि आप यदि यूएस और यूके के बंदे जनरली पीवीएन वाले साइट खरीदना नहीं चाहते हैं। उसके 2 रीजन है। एक, जो मतलब जो नया इन्वेस्टर है, मतलब जो डिजिटल मार्केटिंग में नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टर है, उन्हें पीवीएन वाले साइट्स को वैसे ही अवॉइड करते हैं। और जो बंदे एसईओ में हैं या जो डिजिटल मार्केटिंग में ऑलरेडी हैं, वो ऐसे साइट को यूज कर लेना चाहते हैं जहाँ पे वो अपने पीवीएन या अपने रिसोर्स को यूज करके और मतलब अर्निंग को बूस्ट कर सके, तो मतलब जो उसके लिए अर्न करना इजी रहे। तो और तो ये एक ओवरऑल पॉइंट हुआ। उसके बाद जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो होती है आपकी कम्युनिकेशन। सपोज हम कभी कभी अपने जो नेगेटिव पॉइंट होती है उनको हम लोग पॉजिटिव बना के सेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सेल करने जाओगे यूएस और यूके में, और यदि आपकी राइटर इंडियन है, तो कितने भी अच्छे लिख लें, तो यूएस और यूके के इंग्लिश के हिसाब से आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं रहेगी। तो एक ये जनरल क्वेश्चन है, मतलब बायर की एक जनरल क्वेश्चन रहती है कि आपकी कंटेंट अच्छी नहीं है, तो आप वहाँ पे ये बोल सकते हो, इजीली बोलो कि मेरी कंटेंट और ये साइट उतना ऑप्टिमाइज नहीं है। उस केस में ये अर्निंग है। यदि आप थोड़ा सा रिसोर्स देके कंटेंट को ऑप्टिमाइज करो,
अच्छे करो तो आप अच्छे अर्निंग अच्छी कर सकते हो। तो ये आपकी ये प्लस पॉइंट हो सकती है। तो आपको ये कम्युनिकेट करना है और ये समझना है कि बायर को क्या चाहिए, उस हिसाब से उसे कम्युनिकेट करो तो उस हिसाब से आपकी अच्छी पैसे मिल जाती है। जहाँ तक प्राइस रेंज की बात है, तो प्राइस रेंज यदि मेरी कोई साइट $100 अर्न कर रहा है, तो उसे मैं मिनिमम $3000 में सेल करता हूँ। और ये कई साइट्स ऐसे होती हैं जो पिक नहीं होती है, अर्निंग देना शुरू नहीं करता है, तो उसे हम डिपेंड अपॉन द साइट $500 से $700 के बीच में सेल करते हैं। नो, यू डोंट वर्क विद द नेटिव राइटर्स। आई वांट टीम। मुझे मेरे पास अपने इन हाउस कंटेंट राइटर हैं जो सारे इंडियंस हैं, तो मुझे नेटिव राइटर्स मैं लेता नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट का चीज़ है और दूसरा कम्युनिकेशन गैप भी होता है और डिले बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हम अपने प्रोजेक्ट्स में डिले नहीं चाहते। सेल सेल के जनरली या तो हम लोग अपने प्राइवेट कंटेंट यूज़ करते हैं या फेसबुक ग्रुप्स हैं। फिर उसके बाद आप फ्लिपा यूज़ कर सकते हो कुछ साइट्स में। ये मतलब और भी बहुत सारे प्राइवेट ग्रुप्स हैं। फ्लिपा मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, मुझे फ्लिपा को कमीशन देना पसंद नहीं है। 10% या 15% जो भी उनकी कमीशन रेट है वो देना मुझे पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैं फ्लिपा यूज़ नहीं करता हूँ मैक्सिमम टाइम। मेरा मैक्सिमम सेल प्राइवेट सेल्स प्राइवेट प्राइवेट क्लाइंट्स होते हैं या ग्रुप्स होते हैं, फेसबुक ग्रुप्स होते हैं। Yes, I will share the link in the group। बहुत सारे ग्रुप्स हैं। मैं सारे ग्रुप्स आपको दे नहीं सकता हूँ एक साथ, क्योंकि कुछ हमारे अपने प्राइवेट हैं जिसे मैं शेयर करना नहीं चाहता हूँ। बट बाकी जो ओपन ग्रुप है वो मैं आप लोगों को दे दूंगा ग्रुप। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपकी सेल्स स्पीच। आप जो सेल्स स्पीच बना रहे हो उसमें आपको क्या हाईलाइट करना है, ये आपको समझना पड़ेगा कि आप किसी साइट को किस बेसिस पे सेल करना चाहते हैं। हाँ, वो तो ज़रूर पड़ेगी, बट ये मैक्सिमम ये ग्रुप मैक्सिमम लोगों को पता है, तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। बट मैं अपना पर्सनल ग्रुप या जो मेरा पर्सनल बायर है वो मैं शेयर नहीं करूँगा। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया था, रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ द पीवीएंस। यस, मैं अपने मेन एपी अकाउंट से ही सेल करता हूँ, बिकॉज वहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर होती है। लोग आपको मतलब यदि आपकी साइट पुरानी है, आपकी साइट मतलब कि प्रोफाइल ऑथर सही है, तो लोग आपसे डील करने में उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं रहती। बिकॉज मैक्सिमम क्योंकि ऑनलाइन में तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, तो ये आपको आपको दोनों एंड से इसको ले डाउन करना पड़ेगा कि आप जिस बायर को सेल कर रहे हैं उसे भी आपको समझना पड़ेगा कि वो फ्रॉड करेगा कि नहीं करेगा। पीवीएन होते कैसे? पीवीएन तो सिंपल, जैसे आपके लिए एक ब्लॉग है वैसे ही एक पीवीएन होती है। तो बस दोनों में डिफरेंस ये होते हैं कि ब्लॉग सबके लिए ओपन होते हैं, कोई भी देख सकता है। बट पीवीएन हम लोग किसी को शेयर नहीं करते हैं, किसी को देते नहीं हैं। इवन देन हम लोग उसके लिंक को किसी भी क्रॉडल को इंडेक्स नहीं करने देते हैं। लाइक मेरे पीवीएन के लिंक आपको किसी भी एक्चुएट या किसी भी टूल्स में नहीं दिखेगा। सेलिंग साइट, जब मैं साइट सेल करता हूँ तो मेनली गो फॉर द पेपल और या इसको क्या बोलते हैं, स्क्रॉ। और बहुत कम केसेस में पेनियर, बिकॉज पेनियर कन्वर्सन अच्छी देती है तो उस केस में से ले जाता है। यदि आपकी अर्निंग $200 है तो रफ आप इतना लेके चलो कि 4,000 प्लस में सेल कर सकते हो। बट यदि ये $200 रेट कट से पहले की है तो नई में उतना नहीं मिलेगा, कितना आपकी रेट कट हुई है उस हिसाब से डिपेंड करेगा। तो बेटर रहेगा कि लास्ट नेक्स्ट 3 मंथ में आपकी कितनी अर्निंग होती है वो देख लो, उस हिसाब से आपको प्राइस मिलेगा। the PVM for block। चाहे मैं robo.txt फाइल आप लोगों को शेयर कर दूंगा, बट एक प्राइवेसी प्लगइन होती है। यदि आप वो अपने पीवीएम्स में डाल दो तो वो जनरल सारे सारे कॉल को ब्लॉक कर देते हैं।
तो यदि आप अलग से robot.txt फाइल नहीं लिखना लिखना चाहते हो तो आप उस पे प्लगइन को यूज़ कर सकते हो। हाउ मच बजट डू यू कीप टू पर्टिकुलर, देखो बजट अबाउट द साइट, इट्स डिपेंड अपॉन द साइट्स, ये बहुत ही ये है। बट मैं इसे यदि एक जनरल आइडिया दूँ तो मान लो ऐसे होते हैं बजट के लिए। मैं एक साइट मेरा स्क्रीन शेयर है, मैं बजट के लिए आपको एक साइट शेयर। बजट के लिए मैं बोल रहा हूँ, सपोज जो ये साइट मैं खोल रहा हूँ बेबी गियर लिस्ट करके है। ये साइट अभी गूगल पे एनालाइज हुई है, तो अभी मैं बाकी अब चीज़ें अभी नहीं बताऊंगा। रीज़न क्या है मुझे भी अभी खुद पता नहीं है, तो मैं नहीं बोल सकता रीज़न क्या है। बट सपोज ये साइट है, ये साइट मेरे लास्ट मंथ में $4500 की अर्निंग हुई है, दी हुई है। और हमने यदि यदि गूगल अपडेट नहीं आती तो लास्ट नेक्स्ट 2 और 3 मंथ में इस साइट को हम क्लिक करते हैं, और क्लिक करने का मेरा मिनिमम टारगेट था इस साइट्स को कम से कम 60 से 70 हज़ार डॉलर मिनिमम टारगेट। क्योंकि यदि हम सिर्फ चलिए ये साइट जनवरी में पिक होना शुरू हुआ था, जनवरी में $150 की अर्निंग थी, बट लास्ट मंथ 45 हो रही थी। तो यदि मैं और लंबा रखूंगा तो इसकी प्राइस आएगी। तो ये मेरा प्लान था। सपोज इस साइट को इस साइट के कंटेंट में मेरा 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है ऑल टुगेदर। इस साइट में अभी 7.5 लाख से 8 लाख वर्ड काउंट है इस साइट में। तो मेरी कंटेंट की खर्चे 5 लाख है। उसके बाद लिंक बिल्डिंग और ये सारा मिला के 5 लाख उसमें जाती है। और जो भी बंदे मतलब जो बंदा साइट के कंटेंट और ये सारी चीज़ों पे काम करते हैं उनकी 60 से 70 हज़ार रुपया रख लो, तो ऑल टुगेदर मेरी साइट में इन्वेस्टमेंट 12 लाख 13 लाख की लगभग है। और जहाँ से मैं एडसेंस ये एफिलिएट से इस साइट से अभी तक ऑलरेडी $7,000 की आ चुकी अर्निंग आ चुकी है, और आराम से 70-80 हज़ार डॉलर में फ्लिप हो। तो जैसे ये एक बड़े साइट की प्लानिंग है। तो बट यदि आप छोटे साइट या माइक्रो नीच पे जाना चाह रहे हो तो माइक्रो नीच में होती है आप 20-25 आर्टिकल्स डालो, 1 लाख से 1.5 लाख वर्ड कंटेंट जाती है। उस हिसाब से आप यदि 10 ठीक ठाक अच्छे लिंक्स और बाकी 20-30 ठीक ठाक लिंक डाल के उस साइट को आप रैंक कर सकते हो यदि ज़्यादा कम्पिटिटिव नहीं है। तो आप ये प्लान करके जाओ कि 50-60 हज़ार रुपये में आपकी एक माइक्रो नीच साइट रेडी हो जाएगी, जिसे आप यदि चाहो, यदि आपके साथ सारा चीज़ें सही हो तो आराम से 2 से 3 लाख रुपए में आप इसे रिफिल कर सकते हो एक डेढ़ साल के अंदर। तो ये एक बजटिंग का ओवरव्यू है। बट ये एक एक बहुत बड़ी टॉपिक है। जब हम किसी टॉपिक को रिसर्च करते हैं तो उस टाइम हम लोग अपना बजट प्लान करते हैं कि हम इस साइट में कितना इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो बजट के हिसाब से ही हम लोग उससे हम रिटर्न की कैलकुलेशन। तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि इस साइट में 30 हज़ार जाएगी या 50 हज़ार जाएगी। डिपेंड अपॉन योर प्लान, आप उसे एक्सटेंड कर सकते हो या क्या कर सकते हो। और हम लोग मतलब हम एक साथ 6 महीना या एक साल का प्लान लेके चलते हैं, और उसे जनरली 1 2 और 3 मंथ में उसे रीचेक करते हैं कि हम अपने प्लान के हिसाब से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। यदि साइट उस हिसाब से परफॉर्म नहीं करती है तो या तो प्लान को अपग्रेड करते हैं, या किसी पॉइंट पे जाके लगती है कि अब ये साइट हमसे रैंक नहीं होगी तो साइट्स को हम लोग छोड़ देते हैं और उसे फ्लिप करके या बाकी चीज़ों में यूज़ कर लेते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो साइट हमने शुरू किया वो सक्सेस होगा ही। हम 40% सक्सेस रेट लेके चलते हैं, 100 साइट बनाए तो 40 रैंक होगी, 60 नहीं होगी, तो ये रेट लेके चलते हैं। ये ओवरऑल हम लोगों का इन्वेस्टमेंट का प्लान रहता है। यूज ओके, न्यूली को किसे स्टार्ट करना चाहिए एडसेंस। देखो जो मेरे हिसाब से एडसेंस और एफिलिएट दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों प्योर एसईओ है। तो यदि आप एसईओ सीखना करना चाह रहे हो तो एडसेंस से जाओ या एफिलिएट से जाओ, दोनों सेम होती है। बट दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि एडसेंस में जनरली हम लोग इन्फो आर्टिकल्स पे फोकस करते हैं, या ऐसे आर्टिकल्स पे फोकस करते हैं जहाँ पे बल्क में ट्रैफिक आ सके। तो कि आप वहाँ पे 100 या 200 या 1000 ट्रैफिक से ज़्यादा अर्न नहीं कर सकते। बट जब हम एफिलिएट में जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं बाइंग ओरिएंटेड बाइंग कीवर्ड्स, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। जनरली मेरी यदि मैं अपनी मतलब ओवरऑल सारे साइड नेटवर्क लगा के बोलूँ तो हर एक 1000 विजिट पे हम 100 से 250 डॉलर के बीच में अर्न करते हैं। तो वहाँ पे ट्रैफिक कम होती है बट आपकी अर्निंग ज़्यादा होती है। तो
तो बस यही डिफरेंस है अमेज़न और एडसेंस के बीच में। एडसेंस में आपको बल्क बल्क ट्रैफिक के लिए काम करना पड़ेगा, और एफिलिएट में है कि आपको टारगेटेड कीवर्ड और टारगेटेड ट्रैफिक के लिए करना पड़ेगा, जिस हिसाब से आप अपनी एसईओ उस हिसाब से करो। तो दोनों एसईओ ही है जो आपके लिए सही रहे। आप प्लगइन बोले थे ना, तो अभी मैं पीवीएम नेटवर्क खोलूंगा नहीं, बाद में शो कर दूंगा मैं फिर। मुझे याद नाम अभी याद है नहीं। चलिए, मैं आजकल अपना पीवीएम खुद से सेटअप करता हूँ सारे व्हाट्स मतलब टीम कर देते हैं, तो इसलिए मैं मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। जो जो चीज़ें रह गई है मुझे लास्ट में एक टेक्स्ट कर देना, मैं वो सारा चीज़ें शेयर कर दूंगा ग्रुप में। देखो, एफिलिएट साइट्स में हमारे कभी भी इन्वेस्टमेंट खराब नहीं जाती है। सपोज यदि हम किसी साइट में 30-40 हज़ार रुपया इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो उसे मैं यदि 6 महीना रख लूँ, तो आराम से उसे मैं $300-400 में आराम से सेल कर देता हूँ। तो मतलब इन्वेस्टमेंट कभी बर्बाद नहीं जाती है, पहला चीज़ ये है। दूसरा, यदि कोई साइट रैंक नहीं भी कर रहा है, तो उसको यूज़ करने की बहुत सारे मेथड है। जैसे मैं बोला कि मैं बल्क में साइट बनाता हूँ, तो सपोज यदि एक साइट रैंक नहीं किया, उस साइट से हम लिंक के लिए यूज़ कर लेते हैं, या उस पर हम बाकी टेस्टिंग करते हैं, ये सारा चीज़ें करते हैं। कोई भी नई चीज़ यूज़ करना है, तो इन टाइप के साइट्स पे हम लोग टेस्ट करते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारा कोई इन्वेस्टमेंट बर्बाद जाती है। यदि हम 30-40 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किए, कोई साइट रैंक नहीं किया, तो उसे रिकवर करने की बहुत सारे मेथड है। सेटअप कॉस्ट एंड टाइम। सेटअप कॉस्ट, यदि ऑन एन एवरेज एक पीवीएम को सेटअप करने में 15 से 20 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट है, जो मेरी जाती है आज के टाइम में। अप्रॉक्स डोमेन में 5 से 10 हज़ार रुपया की जाती है। साइट को प्रॉपर सेटअप और होस्टिंग में हर एक मंथ $2 से $3 जाती है अप्रॉक्स। तो मंथ का $24 होस्टिंग का हुआ। आफ्टर डेट हर एक मंथ में 2 या 3 आर्टिकल्स डालता हूँ पीवीएम्स पे। तो मंथ का ईयर का 30 से 40 आर्टिकल्स हो गए, ये कॉस्ट हो गए। तो ये सारे कॉस्ट हैं। तो ऑन एन एवरेज बोल सकते हो कि एक एक पीवीएम पे मेरा 15 से 20 हज़ार रुपया जाता है। ये हो गया। और पीवीएम सेटअप, यदि आप डोमेन सेलेक्ट, मेनली टाइम जाती है डोमेन सिलेक्शन में। उसके बाद जो भी सेटअप है, सेटअप के लिए 2 से 3 घंटा जाती है। उसके बाद पोस्टिंग का काम कोई भी, जैसे आप किसी ब्लॉग्स में अपने ब्लॉग में कर दो, वैसे ही आप पोस्ट वहाँ पे भी करो, तो वो टाइम वहाँ पे जाता है। तो ऑल टुगेदर आप एक पीवीएम पे मेरे हिसाब से 15 से 20 हज़ार रुपया लेके चलो, यदि आप स्टैंडर्ड पीवीएम सेटअप करना चाह रहे हो तो। और टाइम 3 से, मतलब एक सेटअप के लिए 5 से 10 रखो, एक पीवीएम के लिए। बट यदि आप नए हो, तो मैं बोलूंगा कि अभी अपने साइट के लिए पीवीएम पे मत जाओ, पहले एक्सपीरियंस कर लो, उसके बाद पीवीएम पे जाना। साइट सेल करने के बाद पीवीएम लिंक्स हो। और चलिए, यदि मैं पीवीएम रख, जैसे मैं पहले ही बोला कि मैं साइट सेल करने से पहले मैं अपने सारे पीवीएम्स को रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये डिपेंड ही नहीं करता है कि हम पीवीएम्स को सेटअप, मतलब पीवीएम रखते हैं कि नहीं रखते हैं। यदि किसी साइट्स में पीवीएम रह जाती है, तो मैं बायर को बोल देता हूँ कि ये सारे पीवीएम्स हैं, आपको यदि लिंक रखना है तो मैं रखूंगा, यदि नहीं रखना है तो मैं रिमूव कर दूंगा। तो मैं सेल करते टाइम हम लोग ये सारे पॉइंट्स क्लियर कर देते हैं। बाहर से आप जितने क्लियर होगे, आप फ्यूचर डील उतना ही अच्छा कर सकते हो। मैं कभी भी रिडायरेक्ट या रिहैश कंटेंट अपने पीवीएम में नहीं डालता हूँ। जैसे मैं अपने ब्लॉग पे पीवीएम्स डालता हूँ, वैसे ही अपने ब्लॉग्स पे आर्टिकल्स डालता हूँ, वैसे ही अपने पीवीएम पे भी हैंड रिटेन आर्टिकल्स डालता हूँ। और यदि कभी मैं वीडियो भी लेता हूँ, तो भी मैं हैंड रिटेन डालता हूँ। एक्चुअली मैं क्लस्टर में यूज़ करता हूँ। अभी मेरे पास 150 पीवीएम्स हैं, जिसमें मैं 5-7 क्लस्टर बना के रखा हूँ, नीच वाइज और कुछ सर्वर है। तो उस हिसाब से डिपेंड करती है कि मतलब साइट की कीवर्ड कितना टफ है, उस हिसाब से हम नंबर ऑफ पीवीएम्स और टाइप ऑफ पीवीएम्स करते हैं। नहीं, पीवीएम के लिए हम कभी लिंक नहीं नया डोमेन नहीं लेते हैं। ड्रॉप डोमेन लेते हैं, कॉशन डोमेन लेते हैं, और पीवीएम बनाने के बाद हम कभी उसकी लिंक नहीं बनाते। हाँ, एक्सपायर डोमेन। हम पीवीएम की लिंक बिल्डिंग नहीं करते। हाँ, लिंक बिल्डिंग छोड़ के बाकी सारे रहते हैं, सोशल प्रोफाइल से लेके
मतलब आप यदि मेरे कोई टीवीएस यदि आपको नज़र में आ भी जाएगा तो आपको लगेगा कि पूरा ब्लॉग है। ऑथर प्रोफाइल से लेके सारा चीज़ें रहती है। तो आप ब्लॉग और पीवीएन में डिफरेंस नहीं कर सकते हो। यदि किसी को टाइम भरवाना है तो भरा लो। हाँ। अच्छा, पोस्टिंग कौन सी यूज़ करते हो? पोस्टिंग एक्चुअली मैं पांच कंपनी की मेरे पास पोस्टिंग है, तो वन बाय वन में आता हूँ। होस्टिंग पे कर देता हूँ। मैं होस्टिंग डीओ यूज़ कर रहा हूँ, वॉलचेर यूज़ कर रहा हूँ, नेमचीप यूज़ कर रहा हूँ, इंफ्रा सर्वर यूज़ कर रहा हूँ। ये मैं अपने साइट्स के लिए यूज़ करता हूँ, और पीवीएम्स के लिए मैं मोस्टली पीसी ब्लॉग नेटवर्क यूज़ करता हूँ। जनरली मैं अपने मनी साइट के लिए न्यू न्यू डोमेन ही लेता हूँ, कोई भी एक्सपायर्ड डोमेन या ओल्ड डोमेन नहीं लेता हूँ। चलिए, मैं मनी साइट के लिए रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं कोई भी एक्सपायर्ड डोमेन या न्यू डोमेन ओल्ड डोमेन नहीं लेता हूँ। जो भी है न्यू न्यू डोमेन पे साइट डालता हूँ और उसको ये करना है। You log with the new blog number, this building can be used. Equals to just अब देखो, यदि आप खुद से लिख नहीं रहे हो, राइटर भी अफोर्ड नहीं कर रहे हो, तो मैं यही बोलूंगा कि आपके लिए अमेजन एफिलिएट नहीं है, आप ऑटोमेशन में तक जा सकते हैं। तो ये मेरा प्रिंसिपल है। बाकी मैं आपको और कुछ तो इसमें सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ कि आप एसकॉम यूज़ करो या ये करो, क्योंकि उस मेरे हिसाब से वो सारा चीज़ें लग की है, या जब तक आपकी गूगल की नज़र में नहीं आया तब तक है। कभी भी जा सकती है, तो आप उस पर डिपेंड होकर सारा चीज़ें नहीं कर सकते। इसलिए मैं स्पैम कंटेंट और बाकी चीज़ों में नहीं करता। टिकट साइज और बिग मैकडोनल्ड। अच्छा, प्रोडक्ट टिकट साइज, मैं ये एक मैं क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि $100 $200 या $500 के प्रोडक्ट लेके शुरू करो। और मैं आज के टाइम में आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल दे सकता हूँ। मेरी जो हाईएस्ट अर्निंग साइट है आज के डेट में, उसकी एवरेज टिकट साइज ओनली $25 है। तो ये कोई नहीं है कि आप कितने टिकट साइज को टारगेट कर रहे हो। आपको ये टारगेट करना पड़ेगा कि आपने जो साइट्स या जो भी चीज़ पिक की हो, उसकी पोटेंशियल क्या है, उसकी बायर कैपेबिलिटी कितनी है। तो उस हिसाब से आप ये मेरे हिसाब से टिकट साइज मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, बट यदि आप चाहते हो कि कम ट्रैफिक कम सेल में आपको ज़्यादा अर्निंग शो करवाना है, तो उसके केस में आप बड़े टिकट साइज के साइज में जाओ। अब बड़े टिकट साइज के साथ ये एक प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पे आपको ज़्यादा बायर नहीं मिलेगा, आप ज़्यादा क्लिक नहीं डलवा सकते हो अमेजन पे। तो प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों है, बड़े और छोटे। मान लो मैं छोटे टिकट से 25 टिकट, मान लो एक साइट है मेरा जो $25 का उसका टिकट साइज, बट उस उनकी सर्च या लोग बहुत ज़्यादा बाई करते हैं, बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं। तो उससे क्या होता है कि मैं अमेजन पे आराम से, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक सेंड रहता है। तो अब वो प्रोडक्ट तो सेल होगा ही, उसके साथ ही एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी सेल होती है, तो वहाँ से आपको अच्छी अर्निंग बनाने की चांसेस रहती है। तो प्रोडक्ट टिकट साइज की ये मेरी आइडिया है। बाकी आप यदि फॉलो करना चाहें तो ट्राई करो कि $100 के आसपास आपको प्रोडक्ट मिले। हाँ, ब्रोकन लिंक मैं यूज़ करता हूँ, बट जनरली जो मतलब जो बिग प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए ये सारा चीज़ें करता हूँ, बट जो माइक्रोनिक साइट्स होते हैं उनके लिए पीवीएन और लिंक एडिट करता हूँ। मेरी आज के टाइम में सिंपल आइडिया है, पैसा फेंको पैसा कमाओ, और मैं वेट करना मेरे लिए मुश्किल का काम चीज़ें हैं। Indian automation work. I don't work with the automation, so I don't have any idea is Indian automation work or not.
पीवीएन से ट्रैफिक ड्राइव करने के लिए तो नहीं, बट रैंकिंग करने के लिए तो ऑब्वियसली हम मनी साइट को लिंक करते हैं। आप देखो, जैसे मेनली हम लोग अमेजन का एफिलिएट यूज कर रहे हैं, उनकी कुकीज वैल्यू 24 आवर है। और यदि किसी ने अपने ये विश लिस्ट या अपने कार्ट में ऐड करके रखे हैं तो 1 मंथ का कुकीज वैल्यू रहता है। यदि कोई ये 24 घंटा या 1 मंथ के बाद उस हिसाब से जाए तो उस हिसाब से आपको कमीशन मिलेगी। तो कितने पीवीएन से रैंक किया ये साइट में। लिंक बिल्डिंग लगभग जीरो है और पीवीएन बहुत कम यूज किया गया है। इस साइट में लिंक बिल्डिंग पे बहुत कम खर्चा है। तो सपोज अभी जो इसमें पेनलाइजेशन हुआ भी है तो इसमें लिंक बिल्डिंग का पार्ट नहीं है ना। जो मैं कभी भी गूगल प्रोडक्ट पीवीएन के लिए यूज नहीं करता हूँ, ना ही ईमेल यूज करता हूँ, ना ही कोई गूगल डॉक यूज करता हूँ। और इवन जब हम अपने पीवीएन एक्सेस करते हैं तो अपना क्रोम बंद रहता है, क्रोम भी यूज नहीं करते हैं तब। मतलब गूगल की कोई भी प्रोडक्ट हम अपने पीवीएन को एक्सेस करने के लिए यूज नहीं करते। फाइवर जनरली मैं इग्नोर करता हूँ, बट यदि आपको साइट साइट दिखा के कोई लिंक सेल कर रहा है तो आप उस साइट को एनालाइज कर लो, देख लो कि वो साइट सेव है लिंक लेने के लिए कि नहीं। यदि सेव है तो आप लिंक ले सकते हो। बट हाँ, मैं लिंक बाइंग करता हूँ। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि लिंक बाइंग नहीं करना, बट आप लिंक खरीदने से पहले आप साइट को एनालाइज कर लो कि वो साइट कैसा है नहीं है। और बिना देखे हुए आप लिंक मत खरीदो। और कभी भी बल्क लिंक बाइंग में मत जाओ। मान लो कि 500 या 1000 लिंक दे दे, ऐसे लिंक बाइंग में मत जाओ, तो उसकी फायदा तो होगी नहीं, आपकी साइट को नुकसान करेगा। कैन यू फाइंड पीवीएन नेटवर्क ऑफ द साइट? पीवीएन नेटवर्क ऑफ द साइट फाइंड करने के लिए यदि कोई बनाने वाले, एक तो आपको बहुत काम करना पड़ेगा। तो दूसरा, यदि कोई बंदा नहीं, कोई फुटप्रिंट नहीं छोड़ा है तो उसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल होती है। और सारे साइट को ट्रैक किया जा सकता है, बट वही होती है कि कितनी मेहनत आप कर रहे हो और उस सामने वाले बंदे ने कितना फुटप्रिंट छोड़ा है। यदि उसने फुटप्रिंट छोड़ा है तो आप ट्रैक कर सकते हो, यदि उसने फुटप्रिंट नहीं छोड़ा है तो ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर में अपने अपना पीवीएन नहीं दिखा सकता हूँ। रीज़न ये है कि हमारे सारे पीवीएन एक डैशबोर्ड में है, तो वहाँ से मेरा सारा पीवीएन शो हो जाएगा। तो सॉरी फॉर दैट, मैं आगे आपको पीवीएन अपना पीवीएन नहीं दिखा सकता हूँ। और कोई क्वेश्चन है? स्क्रीन ऑफ करके। हेलो। नहीं सर, हाँ सर, पीवीएन छोड़ दो, पीवीएन मैं अभी शो नहीं करूंगा आपको। ठीक है, थोड़ा रिक्स है। नहीं। मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रही है। नहीं सर, बोलो। पीबीएन दिखाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि मतलब पीबीएन का कोर्स आपने कहीं से पढ़ा होगा कि कौन से नहीं नहीं, ब्लॉग से पढ़ा एक्चुअली होगा देखो, पीबीएन के नहीं बारे में नहीं, डिटेल कोर्स में? एक्चुअली हम डिजिटल मार्केटिंग में मैं 2010 से हूँ, 10-11 से हूँ। तो मुझे आज के डेट अच्छा में अच्छा। किसी कोर्स और इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। एंड आई एम वर्किंग विद मेरे जो पार्टनर्स हैं वो ऑलरेडी इट इज मतलब इंडिया के कुछ बड़े एसईओ या बड़े नामों में से एक है। तो हम लोगों को कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारी अपनी एक्सपेरिमेंट होती है या अपनी एक्सपीरियंस होती है, उस हिसाब से हम करते हैं। और यदि मैं ये क्लियर कर दूं, मैं आज तक कोई भी पेड कोर्स नहीं लिया, नॉट अ सिंगल पेड। अच्छा। ओके सर, थैंक यू। अभी मैं गूगल लेटेस्ट अपडेट के बारे में नहीं बोल सकता हूँ। अभी मैं भी स्टडी कर रहा हूँ। जैसे मेरा 2-3 साइट्स गए हैं या मेरे फ्रेंड्स के बहुत सारे साइट्स गए हैं। कुछ ऐसे साइट्स गए हैं जिसमें लिंक नहीं है, कुछ ऐसे साइट्स गए हैं जिसमें पीवीएन है, कुछ ऐसे साइट्स गए हैं जिसमें पीवीएन नहीं है। कुछ ऐसे साइट्स गए हैं जिनमें लास्ट से 6 मंथ से कोई आर्टिकल्स अपडेट नहीं है। कुछ ऐसे साइट्स गए हैं जिसमें लास्ट 6 महीने में लिंक नहीं बनाए हैं। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। तो जब तक मेरे पास कुछ सॉलिड नहीं आ जाएगा, मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ कि लेटेस्ट अपडेट किसके बारे में है। तो बेटर हम 10-15 दिन के बाद यदि कोई फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या रीजन है, इस अपडेट में क्या गया है नहीं गया। पीवीएंस के लिए डोमेन कहाँ से निकालते हैं, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। इसके लिए मुझे एक अलग से क्वेश्चन आंसर, ये अलग से
मतलब मेंटेन करना पड़ेगा, जो जहाँ पे पीवीएन होगा, या बहुत सारे बंदों ने तो पीवीएन के लिए ऑलरेडी किए ही है, तो डिटेल पीवीएन पे बात करना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ, कंपटीशन यूनिकनेस, यूनिक नीच ऑफ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का मैं मतलब नहीं समझा हूँ, कंपटीशन यूनिक नीचेस। यदि आपको ये समझना है कि माइक्रो नीच मतलब नीचेस कैसे खोजते हैं, वो एक अलग चीज़ है, बट मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा, रिपीट कर सकते हो आप एक बार? ये जो आपने सर लिखा कि इस पे आप वर्क करो, माइक्रो कैसे ढूंढने के लिए, अच्छा हाँ। ये टॉपिक हम डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे माइक्रो नीच हम कैसे खोजते हैं। और जनरली देखो, यदि आप जनरली हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में बोलते हैं कि लोगों को अपना आंख और कान खोल के रहना चाहिए। आप जितने भी ग्रुप्स में हो या फेसबुक नेटवर्क में हो या फिर जितने भी साइट्स है, वहाँ पे आपको हर एक डे में बहुत सारे आपको रीच आते रहेंगे, बहुत सारा चीज़ आएगा। आप एक तो उन सारे चीज़ों से पिक कर सकते हो, या जनरली जब भी हम कोई साइट्स पिक करते हैं तो उससे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि उन साइट्स मतलब जो हम नीच उठा रहे हैं वो साइट अर्न, उस साइट पे कोई सक्सेसफुल साइट है कि नहीं, और यदि है तो उसकी अर्निंग है कि नहीं, मेनली हम ये एनालाइज करते हैं। तो हम लोग जनरली ऐसे सोर्सेज खोजते हैं जहाँ मुझे ये मिल सके कि कोई साइट अर्न कर मतलब इस नीच पे साइट अर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है। या फिर हम लोग सपोज जैसे मैं जब हम बड़े साइट्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल गार्डन की एक कोई बड़ी साइट हम बना रहे हैं, तो वहाँ पे हम 400-300 आर्टिकल्स डालते हैं, उस हिसाब से हम देखते हैं कि कौन सी कीवर्ड्स मुझे मुझे ज़्यादा कन्वर्सन दे रही है। उस हिसाब से वहाँ से भी हम कीवर्ड पिक करते हैं कि उसके हिसाब से माइक्रो नीच बना सकते हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल दे सकता हूँ कि जैसे मैं ये टॉपिक, जैसे मैं हमने कभी किचन अप्लायंस पे एक साइट हम लोग डेवलप कर रहे थे, और एक मैं ऑलरेडी साइट क्लिक कर चुका था, और एक अभी हम डेवलप कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम लोग नाइफ के किचन नाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा लिखते थे। तो उसमें से पर्टिकुलर सपोज मुझे एक जापानीज नाइफ लगा, तो सपोज वो एक जैसे कीवर्ड है, उस कीवर्ड्स को मुझे देखना है कि जैसे उस कीवर्ड को मैंने एनालाइज किया, देखा कंपटीशन कम है और मेरी साइट्स ऑलरेडी रैंक थी, तो मैंने उसमें देखा था कि उस पर्टिकुलर कीवर्ड्स के लिए मतलब पोस्ट के लिए मैंने क्या किया, तो इस हिसाब से मैं मतलब पर्टिकुलरली इस कीवर्ड के लिए मैंने एनालाइज कर लिया कि इससे मुझे इतनी अर्निंग हो सकती है और मैं ये कर सकता हूँ। एक और एग्जांपल है, आप देख सकते हो कि वुमेन प्रूफ डिजाइन करके एक साइट है, womenproofdesign.com। वहाँ पे स्टार्टर साइट सेल होते हैं, तो अभी इस बीच में फ्लिपकार्ट के साथ भी टाइप किया है वो लोग। तो वहाँ पे उन लोगों की जो भी स्टार्टअप साइट सेलअप के लिए जाते हैं, उनको आप एनालाइज कर सकते हो, उनकी टॉपिक देख सकते हो, उस हिसाब से अपना साइट बना सकते हो कि नहीं। हाँ हाँ। और अच्छा, मैं केजीआर और ये कीवर्ड्स के बारे में मैं अपना अपना प्रोस्पेक्टिव बता दे रहा हूँ, बाकी लोग क्या करते हैं मैं नहीं बता सकता हूँ, हो सकता है कि बाकी लोगों के लिए अच्छा हो या नहीं हो। मैं केजीआर और ये सारी चीज़ें को का वैल्यू नहीं देता हूँ, मेरी सारा फोकस रहते हैं नीच सिलेक्शन पे या साइट के लिए रूट कीवर्ड खोजने पे। साइट के लिए यदि मैं रूट कीवर्ड खोज लिया और उस कीवर्ड को मैं एनालाइज करता हूँ कि उस कीवर्ड को रैंक करने के लिए या उस कीवर्ड से इन्वेस्टमेंट रिटर्न करने के लिए मतलब मुझे कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, उससे मैं कितना रिटर्न ले सकता हूँ। ये करने के बाद यदि मुझे लगता है कि ये साइट मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, तो हम उसमें जाते हैं। आज के टाइम में ये फिक्स है कि आप सारे कीवर्ड्स को रैंक कर सकते हो, चाहे वो एक महीना में हो, एक साल में हो, 3 साल में हो। कोई कीवर्ड आप 1000 रुपया खर्च करके रैंक कर सकते हो, कोई कीवर्ड को आपको रैंक करने के लिए 5 लाख खर्च करना पड़ेगा। तो ये सारे प्लानिंग है। तो सपोज हम किसी कीवर्ड को टारगेट कर लेते हैं कि ये कीवर्ड हम रैंक कर सकते हैं और ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, तो मैं बस वहां से कीवर्ड को बेस कीवर्ड उठाता हूँ, उस बेस कीवर्ड के हिसाब से मैं उसके बाद हम लोग कीवर्ड रिसर्च में जाते हैं। मैं मेनली जनरली गूगल एडवर्ड यूज करता हूँ, वहां से मैं उनको सारे उससे रिलेटेड सारे कीवर्ड निकालता हूँ। उसके बाद वहां से हम अपने सारे मतलब बायर ओरिएंटेड कीवर्ड निकाल लेते हैं। उसके बाद जो कीवर्ड्स लिए हैं उस कीवर्ड्स के जितने भी साइट्स होते हैं, मतलब जितने भी माइक्रो नीच है या जो भी साइट्स रैंक है, उन सारे साइट्स को निकालते हैं, उनके कंटेंट स्ट्रेटजी को देखते हैं, उस हिसाब से हम अपना पूरा कंटेंट फ्रेम कर लेते हैं और उसके बाद हम उस साइट पे जाते हैं। तो ये मेरा कीवर्ड रिसर्च का। मैं जैसे मैं पहले भी बोला था कि मैं एसईओ में रिवर्स इंजीनियरिंग ज़्यादा करता हूँ। इसका रीज़न ये है कि ये ऑलरेडी टेस्टेड मेथड रहते हैं, तो आप ऑलरेडी टेस्टेड मेथड से जाओ, तो इसीलिए मैं उधर से जाता हूँ। तो ये मेरा कीवर्ड रिसर्च का यही है। मैं केजीआर आज तक किसी कीवर्ड का चेक नहीं किया हूँ,
और क्योंकि मुझे आज के टाइम में ये पता है कि मैं सारे कीवर्ड रैंक कर सकता हूँ, डिपेंड ये करता है कि कितना इन्वेस्ट हो सकता है। तो इस हिसाब से आप डिसाइड करो कि आपको कहाँ जाना है या नहीं जाना। तो ये है कीवर्ड स्टार्टर। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में देखिए सर, यू गेट 7 इमेजेस प्लस 700 पॉइंट प्लस ऑडियंस ऑफ रैंक 13। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरी एक साइट थी जिसकी मंथली ट्रैफिक थी 200। वो साइट मुझे मंथ का $300 अर्निंग देती थी। मैं उस साइट को $8000 में फ्लिप किया था। तो नंबर ऑफ द ट्रैफिक इज नॉट इम्पोर्टेंट, डिपेंड अपॉन द उस ट्रैफिक की वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से आपकी साइट की रीसेलिंग वैल्यू मिलती है। रैंक देखो, ई कॉमर्स साइट बाइंग कीवर्ड पे काम करते हैं, क्योंकि रैंक करते हैं। हम जब एफिलिएट साइट बनाते हैं, हम लोग बायर ओरिएंटेड कीवर्ड खोजते हैं। यदि आप यहाँ पे एक मतलब मार्केटिंग की एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं बाइंग सर्कल। ठीक है, बाइंग बाइंग साइकिल हम लोग बोलते हैं कि जब भी कोई बंदा बाई करने के लिए जाता है तो उनकी अलग अलग स्टेज होते हैं। तो सपोज जैसे ये जितने भी एफिलिएट साइट होते हैं, वो एफिलिएट साइट पे हम लोग जो बायर सेकेंड लास्ट स्टेप पे होते हैं, वहां पे फोकस करते हैं कि उनकी मतलब वो माइंड मेकअप कर चुके हैं कि उन्हें प्रोडक्ट खरीदना है, ये चीजें खरीदना है। उनके बाद वो लोग रिसर्च करने के लिए जाते हैं कि मुझे इसमें बेस्ट क्या मिल सकता है। तो ये होती है, मतलब इसीलिए इसको हम लोग सेकेंड स्टेप बोलते हैं। और जो थर्ड स्टेप होती है, वहाँ पे कूपन और डील्स वाले साइट्स आते हैं, जहाँ पे कन्वर्शन आपको और ज़्यादा मिलता है। यदि आप किसी कूपन और डील्स पे रैंक कर रहे हो तो वहाँ पे कन्वर्शन बहुत ज़्यादा मिलती है। रीजन ये होता है कि वहाँ की पे बायर लास्ट स्टेज में होते हैं, ऑलरेडी सारे रिसर्च कर चुके होते हैं कि मुझे ये खरीदना है, अभी इसकी कूपन खोजना है। तो वो कूपन खोजेगा, डालेगा, वो खरीद लेगा, तो इसीलिए उसे लास्ट स्टेप बोलते हैं। तो इसीलिए ई कॉमर्स और एफिलिएट साइट में ये डिफरेंस है। तो सपोज यदि आप मान लो कि बेस्ट किचन फ्यूसेट रैंक कर रहे हो, तो ये इस पे यदि आप अमेजन को भी रैंक देख रहे हो तो तब भी आप काम कर सकते हो। पहला चीज ये है। और दूसरा चीज ये है कि देखो, किसी भी नीच में लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो यदि आप मेन कीवर्ड पे रैंक नहीं भी कर सकते हो तो लॉन्ग टेल कीवर्ड पे रैंक करके आप अच्छी पैसा कमा सकते हो। तो ये जरूरी नहीं कि हर टाइम आप मेन कीवर्ड पे ही फोकस करो। लगता है कि आपको मनी साइड को पीवीएम देना पड़ेगा। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन पहले भी आया था। सपोज जैसे मैं देखो पहले भी बोला था कि फर्स्ट 3 मंथ हम लोग जनरली लिंक बिल्डिंग नहीं बनते हैं करते हैं। पहला 3 मंथ, 2 मंथ में हम कंटेंट बना के 1 मंथ साइट को आइडियल छोड़ते हैं, और लास्ट मतलब थर्ड मंथ के लास्ट में हम कुछ टीलर लिंक्स लेते हैं। ऑल टुगेदर 50 मैक्सिमम, सारा चीजें मिला के, टू कमेंट्स फॉरम ये सारा मिला के मैक्सिमम 50, उससे ज्यादा कभी नहीं। 50 टोटल लिंक्स रहते हैं, मतलब ये इंडेक्स या लाइव लिंक नहीं है, टोटल लिंक्स होते हैं। उसके बाद हम जब हम थर्ड थर्ड मंथ में जाते हैं, उसके बाद हम ग्रेजुअली मतलब जो हमारे प्लान होते हैं उस प्लान के हिसाब से लिंक वेलोसिटी के हिसाब से हम अपना पीवीएम लेना शुरू करते हैं। फर्स्ट मंथ हम मतलब फोर्थ मंथ में हम सिर्फ पीवीएम लेते हैं। फिफ्थ मंथ से हम लिंक एडिट करते हैं। और सिक्स या सेवन्थ मंथ जाते जाते हम अपने पुराने पीवीएम्स को रिप्लेस करना शुरू करते हैं। लास्ट 8 या 9 मंथ तक जाते जाते हम अपने पूरे पीवीएम्स को रिप्लेस कर देते हैं। और यदि साइट सही गई तो 9 या 10th मंथ में हम अपने मैक्रो साइट्स को फ्लिप कर देते हैं। नहीं, मेरे पास अपना पीवीएम नेटवर्क है 150 साइट्स की, तो मैं जनरली पीवीएम बाय लिंक बाय नहीं करता हूँ। हम सिर्फ अपने पीवीएम यूज करते हैं। ओके, और कोई क्वेश्चन छूटा है? रैंक होने के बाद पीवीएम एक्चुअली रैंक होने के बाद नहीं, मतलब हम लोग जैसे मैं एक रफ प्लान हम लोगों के रहते हैं। जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि साइट को फ्लिप करना है, एक पॉइंट पे जाने के बाद हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि सपोज इस साइट को मुझे फ्लिप करना है। मान लो जब जैसे मैं बोला कि हम अपने सारे प्लान्स पहले फिक्स करके रखते हैं कि एक साइट में 50,000 रुपया इन्वेस्ट करना है, 1 साल के बाद मुझे इस साइट से 3 लाख रुपया लेना है। सपोज ये मेरा प्लान, यदि ये प्लान रहती है तो मैं ये देख लेता हूँ कि देखता हूँ कि कब कब जा मतलब यदि 2-3 मंथ पहले मुझे लग रही है कि ये साइट 5 लाख रुपया तक मुझे सेल करने में दे देगा, तो उससे 2 मंथ पहले हम लोग अपना पीवीएम को विड्रॉ करना शुरू करते हैं। पीवीएम के बदला लिंक एडिट करना, तो लिंक एडिट देना शुरू करते हैं, जिससे जिसके चलते लिंक रैंक इफेक्ट नहीं होती है और साइट कंटिन्यू भी रहती है। सर पीवीएम के लिए हम अलग से डिस्कशन कर सकते हैं कि कैसे फुटप्रिंट हटानी है या क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। सारा चीज़ें पीवीएम के लिए डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल है।
जनरल साइट रैंकिंग को, अच्छा मल्टी, देखो मल्टी साइट को रैंक करना बहुत मुश्किल काम है आज के टाइम में। यदि आप बहुत बड़े प्लेयर नहीं हो तो, यदि आपके पास 5-10 बंदे की टीम नहीं है तो मैं एक सजेस्ट यही करूंगा कि आप मल्टी नीच में मत जाओ। आज के टाइम में गूगल टॉपिक रिलेवेंसी देखती है, तो यदि आप मल्टी नीच में भी जाते हो तो आपको क्लस्टर डेवलप करना पड़ेगा और साइट की सीलो स्ट्रक्चर सही करना पड़ेगा। तो बेटर ये, और माइक्रो नीच या नैनो नीच की फायदा यही होती है कि आपको यदि आपको सिलो स्ट्रक्चर नहीं भी आती है तो साइट एक ही टॉपिक पे रहती है तो सिलो बन जाती है। तो जनरल सजेशन यही है कि यदि आपके पास टीम नहीं है तो आप मल्टी नीच में मत जाओ। उसके जगह पे यदि आपको जाने का ही है तो ब्रॉड नीच पिक करो, बट नीच पिक करो। जैसे आप होम नीच पिक कर सकते हो, गार्डन नीच पिक कर सकते हो, बट ऐसे मत जाओ। ऐसे बहुत सारे साइट्स आपको मिल जाएंगे, जैसे टॉप 10 रिव्यू या ऐसे बहुत सारे साइट्स मिल जाएंगे, बट वो रिक्स, उसमें रिक्स ज्यादा है, सक्सेस होने की रेट रेट बहुत कम होती है, वर्क बहुत ज्यादा होता है। तो इनिशियल केस में जो भी बंदे हैं उनके लिए मैं यही बोलूंगा कि मल्टी नीच में मत जाओ, जितना हो सके अवॉइड करो। हाँ, मैं इंडियन राइटर से लिखाता हूँ। बेबैक मैं यूज़ नहीं करता हूँ किसी भी साइट के लिए। मैं जो भी पीबीएम्स बनाता हूँ, यदि उनके सारे पुराने कंटेंट मैं रिमूव करता हूँ। यदि साइट में बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी बहुत ज़्यादा ये आर्टिकल्स थे तो उसे मैं सारे को, हम लोग होम पेज पे नहीं करते करते हैं। बट यदि यदि कोई कोई पर्टिकुलर पेज रहती है जहाँ पे ज़्यादा लिंक है तो उन पेज को हम लोग रिक्रिएट करते हैं, नए कंटेंट डालते हैं, नया नया कंटेंट होता है, पुराना कंटेंट हम नहीं डालते हैं। और उसके बाद यदि साइट्स छोटे हैं, कम लिंक्स हैं, तो उसे हम लोग सारे लिंक को, मतलब सारे पेजेस को 404 रिडायरेक्ट टू होम करते हैं, सारे लिंक को होम पे रिडायरेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग साइट्स को मतलब पीबीएम को बनाते हैं। तो हम पीवीएम, हाँ पीवी ईएमडी अभी भी आराम से रैंक होते हैं। और यदि आपको एग्जांपल चाहिए तो मैं आपको अभी के अभी आपको एक दे देता हूँ। आपको मिल जाएगा पीवीएम, बेस्ट एक्स करके सर्च करो, बेस्ट एक्स सर्च करो, आपको टॉप 10 में एक पीवीएम मिल जाएगी, सॉरी ईएमडी साइट मिल जाएगी। तो ईवीएम ईएमडी साइट अभी भी रैंक करते हैं। बट हाँ, ये नहीं है कि आपको ईवीएम साइट बना कि कोई रैंकिंग में कोई फैक्टर नहीं है उसका। बट हाँ, आपको ये रिलेवेंसी के लिए सही है, और आप बोल सकते हो कि चलो फोकस रहता है। पीवीएन कॉस्ट, पीवीएन कॉस्ट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किसका नाम? बेस्ट एक्स, AXE। रिवर्स इंजीनियरिंग फिर से पूरा डिस्कस करें। देखो, रिवर्स इंजीनियरिंग की मतलब होती है कि सपोज आप मतलब आपको जो साइट, कोई एक साइट आप पिक किए, उन साइट्स की पूरी हिस्ट्री निकालना। मतलब बोल सकते हो हिस्ट्री ज्योग्राफी, आपको जो भी निकालना है वैसे निकाल सकते हो। सपोज आप मान लो एक साइट उठाया, उसकी कंटेंट स्ट्रक्चर स्टडी करो, किस टाइप की चीज़ें को उसने कवर किया है, उनकी बैकलिंक क्या है, ये सारा चीज़ें स्टडी करो। यही रिवर्स इंजीनियरिंग का यही रहता है कि उन साइट्स को हम पूरा स्टडी करते हैं। उसके बाद आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसे उसमें मॉडिफाई करके आप अपनी साइट बनाओ कि जो उससे बेटर है। तो इसीलिए हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग जैसे रहते हैं बहुत ज़्यादा। हाउ वन एग्जांपल प्रोग्राम रिवर्स इंजीनियरिंग, और जैसे आपको मैं अभी तो एक एग्जांपल दिया था, गेस्ट एक्सेस को साइट्स को ओपन करो। ये साइट मेरा स्टडी किया हुआ है, तो मैं सारे टूल्स में तो नहीं जाऊंगा, मैं आपको डिटेल सारा यहीं से बोल देता हूँ। सेकंड पेज पे चला है। देखो, मैं श्योर हूँ ये किसी इंडियन इंडियन बंदे का साइट है। अब किनका है ये मैं नाम नहीं याद, मैं खोजने का कोशिश नहीं किया। बट हाँ, ये इंडियन साइट है। और इस साइट की वजह से मैंने पूरा स्टडी किया है ऑलरेडी सारा चीज़ें, तो मैं आपको उस हिसाब से दे देता हूँ। सपोज यदि आप इसकी कंटेंट स्ट्रक्चर देखो, तो इस बंदे ने
15 प्रोडक्ट डाला है होम पेज पे एक्स का, ठीक है, देख लो आप। बाइंग गाइड लगभग नहीं है, क्वेश्चन आंसर नहीं में डाला गया है, बाइंग गाइड या तो है नहीं या बहुत शॉर्ट में खत्म किया है। तो जैसे देखो एक इस साइट की स्ट्रक्चर की जहां तक बात होती है, इस बंदे ने एक ही चीज किया है, इसने सिर्फ बेस्ट एक्स को टारगेट किया है, और हो सकता है कि ये साइट बहुत जल्दी पेनलाइज भी हो जाए। रीजन ये है कि यदि आप इस साइट को एनालाइज करोगे तो देखोगे कि जितने भी इनकी आर्टिकल है, सारे आर्टिकल में इन लोगों ये इसने बेस्ट एक्स एंकर को यूज किया है लिंक करने के लिए, इंटरलिंक करने के लिए। इंटरलिंक में ये चीज है। उसके बाद इस बंदे के पास 7 या 8 इनका अपना एफिलिएट साइट्स हैं, जिन सारे साइट से इसने लिंक लिया है। बट जैसे मेरे पॉइंट में ये मतलब इन सारे साइट से लिंक लेने में गलती है कि ये साइट्स अलग अलग नीच के हैं, अलग अलग नीच के होम पेज से इसने इस साइट के लिए लिंक लिया है। तो ये हो सकता है कि अभी तक रैंक हो सकता है गूगल की नजर नहीं आई, तो बाद में हो सकता है इसको पेनलाइज कर दे। तो एक है कि इसने, और उसकी बाद जो इसने कुछ फॉरम्स यूज किए हैं, कुछ कमेंट्स लिंक यूज किए हैं, और कुछ पीडीएफ लिंक इन्होंने बाय किए हैं, जो मैं आराम से देख के बोल सकता हूँ कि वो पीडीएफ हैं। तो सपोज इनकी तो जैसे ये इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग है। अब इन साइट्स को मैं देखा कि सपोज बेस्ट एक्स पे ये साइट ऑलरेडी रैंक है, तो यदि ये साइट रैंक है तो मैं आराम से इस कीवर्ड्स को क्रैक कर सकता हूँ, इस साइट पे इस कीवर्ड पे मैं रैंक कर सकता हूँ। ये साइट ज़्यादा पुराना भी नहीं है, 7 या 8 मंथ है इस साइट की, इस साइट को क्रिएट किए हुए। तो इस साइट मतलब इस कीवर्ड को क्रैक किया जा सकता है, फर्स्ट पेज पे आ सकते हो। और तो जैसे मैंने इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली, ये देख लिया कि ये ऑलरेडी रैंक 1 पे है। अब मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ अपनी प्लान बनाऊंगा कि इन साइट को मुझे कैसे रैंक करना है, इस कीवर्ड को कैसे रैंक करना है। और जो मुझे लग रहा है कि इसने गलती, देखो जैसे मेरी नज़र में ये लग रहा है कि ये गलतियां इसने किया है, हो सकता है वो गलती हो भी नहीं, क्योंकि ये एसईओ है, ट्रायल एंड एरर है। मेरे लिए जो सही है दूसरों के लिए वो गलत हो सकता है, दूसरों के लिए जो गलत है वो मेरे लिए सही हो सकता है। तो सबकी अपनी अपनी एक रेसिपी होती है, जो मेरे लिए काम करेगी वो मैं आपको कभी भी अपना एग्जैक्ट प्रोसेस आपको नहीं बताऊंगा कि मेरे लिए क्या काम कर रहा है। तो उस हिसाब से मैं अपना प्लान करूंगा और उसे ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करूंगा। तो मोटा मोटी रिवर्स इंजीनियरिंग में हम यही करते हैं। या यदि आप एक ही एंकर बार बार साइट में यूज करोगे तो पेनलाइज तो होने का चांसेस रहती है। आप उसके जगह पे आप एंकर को डाइवर्ट करो। एक ज़माना था जब हम लोग काम क्या करते थे, iOS 10, iPhone 7, इन सारे कीवर्ड्स पे हम काम करते थे। तो वहाँ पे हम लोग इन कीवर्ड पे माइक्रो नीच साइट्स बनाते थे। तो इन सारे कीवर्ड्स को रैंक करने के लिए हम लोग 80% आईफोन 7 या आईफोन 10 या iOS 10 इस टाइप के कीवर्ड एंकर टेक्स्ट में यूज करते थे, चाहे वो इनबाउंड हो या आउटबाउंड लिंक हो, मतलब लिंक बिल्डिंग के लिए हो। तो जिसके चलते साइट्स रैंक होती थी, उन सारे साइट्स की एज 6 महीना या 7 महीना ही रहता था, हमें 7 महीना ही अर्न करना था, तो अच्छा खासा पैसा भी नहीं लगता। तो हाँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कह सकता हूँ कि यदि आप सेम एंकर बार बार यूज करोगे, ज़्यादा यूज करोगे तो पेनलाइज होगी। टूल फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग आप एचरेफ यूज कर सकते हो। उसके बाद आप कंटेंट के लिए, कंटेंट एनालाइजेशन के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, यूज कर सकते हो। बट एचरेफ आपको हैंडी आएगा, उसके साथ आप सारा रिसर्च कर सकते हो जो बेसिक है। देखो वेब 2.0 कमेंट्स या फॉरम लिंक में मैं कभी भी एंकर मतलब जो जिस कीवर्ड को रैंक करना रहता है उनके एंकर को यूज नहीं करता हूँ। या तो मैं नेम यूज करता हूँ, या साइट नेम यूज करता हूँ, या फिर नेकेड यूआरएल यूज करता हूँ, या जेनेरिक कीवर्ड यूज करता हूँ। मैं कभी भी मेन कीवर्ड अपने वेब 2 पॉइंट या कमेंट्स में यूज नहीं करता हूँ। और जितने भी मैं वेब 2 फॉरम या कमेंट लिंक करता हूँ, जनरली मैं अपने कंपटीटर को डाइवर्ट करने के लिए करता हूँ। सपोज जो कोई कंपटीटर मेरा साइट को रिवर्स इंजीनियरिंग करेगा, तो उन्हें ये सारे लिंक दिखेगा, वो सोचेगा सिर्फ इसी लिंक से साइट लाइन है। तो मेनली मैं अपने मतलब रिवर्स इंजीनियर मतलब अपने कंप्यूटर को डाइवर्ट करने के लिए ही मेनली वेब 2 पॉइंट और स्टार लिंक को यूज करता हूँ। और लिंक बोल सकते हो, लिंक डाइवर्सिटी के लिए मैं वेब 2 पॉइंट और ये सारा चीजें यूज करता हूँ, बट नेवर यूज द एग्जैक्ट एंकर टेक्स्ट इन वेब 2.0। कॉपीराइट फ्री इमेजेस,
देखो जनरली यदि आप अमेजन के इमेज डाउनलोड करके भी यदि अपने साइट पे यूज कर रहे हो तो इफेक्ट होने की चांसेस बहुत कम होती है। 1% यदि आपका बैड लक है तभी जाएगा या नोटिस आ सकती है। बट यदि उस 1% को भी कम करना चाह रहे हो तो बेटर ऑप्शन है कि आप अपना गूगल से मतलब वही इमेज डाउनलोड करो, कैनवा यूज करो। कैनवा यूज करके आप नीचे में लिख दो, कोई डिटेल्स दे दो या चेक चेक ऑन द इमेज दे सकते हो या और कुछ देके मतलब एक अपने से एडिट करके आप कैनवा यूज करो या अपने उसको क्या बोलते हो या कोई भी फोटोशॉप टूल यूज करके उसे एडिट करके यूज कर सकते हो यदि आप सेफ साइड में जाना चाहते हो इमेज पे तो। बट अदर देन आप यदि अमेजन को यूज कर रहे हो, जब तक अमेजन को ट्रैफिक दे रहे हो आप उनके इमेज यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पर्सनली आज तक नहीं मिला। लिंक बिल्डिंग के लिए मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, फिर भी बोल दे रहा हूँ मैं। इनिशियली 30-40 लिंक, फॉरम, कमेंट्स, वेब 2.0 लेता हूँ। आफ्टर दैट टीवीएंस, गेस्ट पोस्ट, लिंक एडिट। मेरी मतलब मेरी जो भी लिंक बिल्डिंग है वो थोड़ा कॉस्टली है जनरल से, बिकॉज हम हम रेडी रहते हैं पैसा मतलब पैसा इन्वेस्ट करने के लिए हम रेडी रहते हैं, इसलिए हम वो रूट जाते हैं। बट यदि आपके पास टाइम है, रिसर्च करना चाहते हो, पैसा बचाना चाहते हो तो आप लिंक बिल्डिंग के लिए बहुत सारे मेथड यूज कर सकते हो कि जो मैं आज के डेट में यूज नहीं कर रहा हूँ। आज से 4 साल 5 साल पहले हम यूज करते थे, आज के टाइम में यूज नहीं करते। तो इसीलिए मैं आपको उसके बारे में डिटेल्स बता नहीं सकता हूँ कौन लिंक अभी कितना काम कर रहा है। हाँ, मेरे पास सारे नीच के साइट हैं आज के राइट नाउ। लास्ट कल मैं अपना मतलब इस ईयर का 100वां साइट बनाया था, तो अभी मैं लगभग 150 साइट हैंडल कर रहा हूँ। तो मेरे पास सारे नीच का साइट्स है, चाहे वो टेक हो, फैशन हो, फूड्स हो, गार्डन हो, होम हो। बस मैं हेल्थ नीच पे काम नहीं करता हूँ, बाकी सारे नीच हैं मेरे पास। यदि आपके पास माइक्रो नीच साइट्स है, 10 या 15 पोस्ट से कम है, तो आप पोस्ट को मेनू में ऐड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। माइक्रो नीच पे मैं मंथ में मुश्किल से साइट पूरा रेडी होने के बाद हर मंथ 1000 से 1500 वर्ड मैं ऐड करता हूँ, चाहे वो कंटेंट चेंज करना हो या प्रोडक्ट चेंज करना हो या नए कंटेंट डालना हो। ओवरऑल 1000 से 1500 वर्ड ऐड करता हूँ हर एक मंथ, साइट के कंटेंट कंप्लीट हो जाने के बाद। और है कोई क्वेश्चन? 5 फैमिली वाले हूँ, ज़्यादा लेट होने पे बीवी मारेगा भी। भाई ये तो बताया था, यदि आपके पास माइक्रो नीच साइट्स है और साइड में 15-20 पोस्ट से कम है तो आप पोस्ट को मेनू में यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट कभी भी एग्जैक्ट एंकर मत यूज करना मेनू में। रिसेंट गूगल अपडेट के बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास भी अभी कोई सॉलिड आइडिया नहीं है। रीज़न क्या है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ साइट, डिफरेंट टाइप ऑफ साइट्स पैनलाइज हुए हैं, बहुत सारे साइट्स रिकवर कर रहे हैं। मेरा ही एक साइट था जो 500 डेली का ट्रैफिक था, 100 हो गई थी, फिर आज से वो रिकवर करना शुरू हुआ है। तो अभी मैं सॉलिड आपको आइडिया नहीं दे सकता हूँ कि अपडेट क्या है। कंटेंट फिर देखो, जैसे यदि आप माइक्रो नीश साइट्स पे जाते हो और यदि आप 6 महीना के प्लान लेके जा रहे हो तो उस हिसाब से प्लान करो। बट मैं जो कर रहा हूँ आपको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, माइक्रो नीश साइट्स जो मतलब
ऐसे साइट्स जिसमें मैं 20-25 कंटेंट टारगेट करता हूँ कि 20-25 आर्टिकल्स डालूंगा, उसे मैं 2 से 3 मंथ में कंप्लीट कर लेता हूँ सारा आर्टिकल्स। आफ्टर दैट हर एक मंथ 1000 से 1500 वर्ड अपडेट किया जाए करता हूँ, और कुछ नहीं करता। बट हाँ, यदि बड़े साइट्स हैं तो मैं डेली का 3000 वर्ड 4000 वर्ड डालता हूँ साइट में। तो वही है कि आपकी प्लान मतलब साइट की प्लान क्या है उस हिसाब से जाओ। बट आप ट्राई करो कि कंटेंट फ्रेश रहना चाहिए, या तो आप कंटेंट चेंज मतलब अपडेट कर सकते हो या नए आर्टिकल्स डाल सकते हो, बट फ्रेश रहना चाहिए, साइट को आइडियल मत छोड़ो। पैरासाइट रैंक अलग से डिटेल कर लेते डिस्कस कर लेते हैं ना बाद में कभी। बेटर रहेगा कि आज हम ऑन साइट्स के बारे में बात करें, एफिलिएट साइट्स के बारे में बात करें, या यदि उसको स्केल अप के बारे में कुछ डिस्कशन करना है वो कर सकते हैं, या फिर फ्लिपिंग या इससे रिलेटेड कोई चीज़ें हो तो पूछ। नहीं, फॉरेन लैंग्वेज में अभी तक काम नहीं किया हूँ। सिर्फ अमेज़न यूएसए और यूके पे काम किया हूँ। और इंडिया में इंडियन एफिलिएट अभी जस्ट शुरू किया हूँ। तो बट हाँ, इंडियन थोड़ा कम कॉम्पिटिटिव है, यहाँ पे बड़े लोग अभी नहीं आए हैं तो इजीली कैचेबल है। बीच में लास्ट 3-4 दिन थी इंडेक्सिंग इशू, बट अभी लास्ट लास्ट 1-2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि नॉर्मली हो जा रही है। नहीं, यूके एफिलिएट कमीशन अभी चेंज नहीं हुई है, वो पुरानी जो थी वहीं पे चल रही है। उसने बस लास्ट टाइम एक कैच किया था, वो ये है कि जैसे अमेजन यूएस में है कि आपकी एफिलिएट से जो भी परचेज करेगा उन सारे पे आपको एक फ्लैट रेट मिलता है, 3% मिले या 4% मिले। बट यूके में क्या किया है कि जो प्रोडक्ट आप रेफर कर रहे हो वो खरीदेगा तो उस पे 7% या 6% ऐसे है, या फिर टायर है कि मान लो आप मंथ में 25,000 या 4,000 यूरो से ज्यादा का सेल करते हो तो 8% मिलेगा। बट उसको छोड़ के यदि जो इनडायरेक्ट सेल होती है उस पर आपको 1% का कमीशन देता है। तो यूके का ये एक केस है। देखो, पहला पहला डिफरेंस ये होता है कि यूएस यूएस इंग्लिश अलग होती है, दूसरा यूके इंग्लिश अलग होती है। तो आप यदि यूके पे टारगेट करना है तो आप यूके इंग्लिश चूज करो, यूएस में टारगेट करना है तो यूएस इंग्लिश से टारगेट करो, ये यूज करो। एक दूसरा चीज होती है कि आप लिंक बिल्डिंग में यूज कर सकते हो कि यूके और यूएस के लिए उस टाइप की मतलब यदि आप यूके टारगेट कर रहे हो तो यूके ओरिएंटेड कुछ कीवर्ड्स होते हैं उसको यूज करो, और उस वहाँ की जो लोकल साइट्स है या वहाँ की जो साइट्स है उससे लिंक बिल्डिंग करो। तो इस तरह से जा सकते हो, और फिर गूगल वो वेब मास्टर में आप कंट्री टैग भी यूज करके ये टारगेट कर सकते हो। तो बेसिक वही आपको साइट के कंटेंट और लिंक से आपको ये करना पड़ेगा कि आप यूके टारगेट कर रहे हो कि यूएस कर सकते हो। हाँ, मैं सीपीए यूज किया था बहुत पहले, अभी के टाइम में यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं सीपीए और ड्रॉपशिपिंग बहुत पहले यूज किया था, आज के टाइम में नहीं यूज कर रहा हूँ। पहले मैं एडसेंस या ऐप नीच में भी बहुत ज़्यादा काम किया था, बट पिछले 3-4 साइट से मैं 3-4 साल से ऐप नीच छोड़ दिया हूँ, काम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे एडसेंस आने का रिक्स है। बट हाँ, मैं बस ये बोल सकता हूँ कि मैं ऐप नीच का एक मैक्सिमम सेल्स वॉल्यूम मेरे मैं एक साइट सेल किया था जो $1,10,000 में गई थी। वही हम लोगों का लास्ट साइट था ऐप का, उसके बाद हम लोगों ने साइट नहीं बनाया। सेम कैटेगरी में इनडायरेक्ट काउंट, हाँ सेम कैटेगरी में भी इनडायरेक्ट काउंट होगा। देखो, इन जनरली आपको नए साइट सेटअप करके आपको होम पेज रेडी कर लो, होम पेज डाल के साइट में वेब मास्टर डाल दो, 2 दिन के अंदर में वो इंडेक्स हो जाएगी ऑटोमेटिक, पहला आर्टिकल। उसके बाद आप साइट को छोड़ दो, नेचुरली करने दो, आप कंटेंट ऐड करते रहो तो साइट आ जाएगी। बट अमेजन साइट की रैंकिंग के लिए आप ये देख सकते हो, आइडियल टाइम 6 मंथ से लेके 8 मंथ होती है आइडियल टाइम। उससे कम टाइम में यदि आप रैंक कर जा रहे हो तो आपके लिए अच्छी है, या आप बोल सकते हो लकी हो। या कुछ ऐसे नीच होते हैं जो बहुत जल्दी रैंक हो जाती है, मेरा ही एक साइट 2 महीने में रैंक हुआ है। बट वो या तो वो बहुत कम कम्पिटेटिव नीच था, या उसमें ज्यादा साइट नहीं था, या मेरा लक अच्छा था इसलिए रैंक हो गई। बट 6 से 8 मंथ का टाइम लेके चलो, उससे कम रैंक।
कीवर्ड डेंसिटी जनरली मैं 1% से ज़्यादा नहीं जाता हूँ, और मैं कीवर्ड बहुत ज़्यादा वेरिएंट यूज़ करता हूँ। मैं एग्जैक्ट कीवर्ड, मान लो मैं कोई आर्टिकल लिख रहा हूँ, मान लो मैं एक आर्टिकल को टारगेट कर रहा हूँ बेस्ट किचन फ्यूचर, तो मैं इस कीवर्ड को, यदि 4000 वर्ड का आर्टिकल है तो मुश्किल से एक बेस्ट किचन फ्यूचर 6 से 7 बार रिपीट करूंगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मैं नहीं करूंगा। बट हाँ, बहुत सारे वेरिएंट है जिन सारी चीज़ों को मैं यूज़ करूंगा। तो कीवर्ड डेंसिटी का ये है कि मैं एग्जैक्ट कीवर्ड मुश्किल से 2%, मैक्सिमम 1 से 2% के बीच में जाता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं जाता हूँ। बट हाँ, आज के टाइम में कीवर्ड डेंसिटी बहुत पुराना कंसेप्ट हो गया है। आज के टाइम में हम लोग उसको बोलते हैं कि यूज़र बिहेवियर को आपको फॉलो करना पड़ेगा, या आपको अपने कंटेंट से बिहेवियर शो करना पड़ेगा कि आपकी कंटेंट किस टाइप की है, आप उसे किस तरह से प्रेजेंट करते हो, वे ऑफ प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करती है कि आप उसे बाइंग गाइड के हिसाब से पोस्ट कर रहे हो या आप उसे लिस्ट के हिसाब से पोस्ट कर रहे हो। तो आज के टाइम में यूजर बिहेवियर या यूजर इंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू कीवर्ड डेंसिटी। नहीं, मैं न्यूज़ साइट करता था, 3 साल पहले मैं न्यूज़ साइट किया था। आज के टाइम में गूगल न्यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और मैं ऑटोमेशन पे काम नहीं किया हूँ, चाहे वो न्यूज़ हो या कोई हो, तो मुझे ऑटोमेशन का पता नहीं, नहीं बोल सकता। अच्छा, बायर कहाँ से ढूंढ, तो बायर ढूंढने के लिए देखो, एक तो मैं जनरली छोटे साइट्स के लिए अमेजन ये फेसबुक ग्रुप्स यूज़ करता हूँ। बहुत सारे मतलब बाइसेल्स के ग्रुप्स हैं जहाँ पे आपको यूएस और यूके के बहुत ज़्यादा लोग मिल जाएंगे। उसके बाद मेरे बहुत सारे प्राइवेट बायर्स हैं जहाँ पे जिनके साथ हम बड़े डील्स करते हैं, मतलब जो भी 20-25 हज़ार डॉलर से ज़्यादा की साइट चाहते हैं वहाँ पे प्राइवेट प्राइवेट बायर होते हैं। या फिर सपोज मैक्सिमम जो जिससे हम लोग एक डील कर लेते हैं तो उनके साथ हम लोग रेपो बना के रखते हैं, उनके फ्रेंड या उनसे हम बार बार सेल करते हैं या उनसे रेफरेंस लेते हैं। या फिर यदि हम लोगों को नया लेना रहता है तो हम फ्लिपा यूज़ करते हैं, या बहुत सारे और भी लिस्टिंग साइट्स हैं जिनसे हम लोगों का, जैसे पर्सनली मेरा उनके ऑनर से डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो वहाँ से हम लोग, सपोज यदि मेरा कोई एक, जैसे मैंने लास्ट अपना साइट ये इंपीरियल फ्लिपा पे सेल किया था जो 40-45 हज़ार डॉलर के सेल पे गई थी। तो ये डिपेंड करती है कि साइट की क्वालिटी क्या है, उस हिसाब से हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि कहाँ पे फोकस करना है, कि आपकी साइट के हिसाब से आपको बायर कहाँ से मिल जाएगा, ये देखना पड़ेगा। मेरे कंटेंट राइटर में मतलब मेरे सारे इन हाउस राइटर्स हैं और जो 6-7 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो और जब भी मैं कोई फ्रीलांसर राइटर यूज़ करता हूँ तो यदि लेता हूँ तो उनसे लॉन्ग टर्म डील करता हूँ। मैं एक एक आर्टिकल या एक साइट के लिए डील नहीं करता हूँ, हमारे डील लॉन्ग टर्म्स होते हैं। और उन्हें सपोज यदि मैं किसी नए बंदे को हायर करता हूँ तो उसको अपने ट्रेनिंग्स और ये सारी चीज़ें मैं देता हूँ, उसके बाद हम अपने साइट्स पे लेते हैं। तो हमारे जो भी राइटर्स रहते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म में होते हैं, और दूसरा उसे हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे ट्रेन करते हैं, जैसे मुझे कहाँ पे यूज़ करना है, या उसी हिसाब से हम जज करते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या है, किन टॉपिक्स पे लिख सकती है या लिख सकता है या लिख सकती है, उसके हिसाब से हम उसे करते हैं, उस हिसाब से हम अपने साइट्स पे यूज़ करते हैं। जैसे मेरे पास कुछ राइटर्स हैं जो सारे टॉपिक्स कवर कर लेते हैं, कुछ राइटर्स हैं जिसे जो सिर्फ फैशन लिखता है, कुछ राइटर्स हैं जो सिर्फ टेक लिख सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है। मेन कीवर्ड्स आल्सो अपीयर इन द टीओसी टेबल। देखो, मैं टीओसी टेबल में सिर्फ H2 और S3 टैग यूज करता हूँ, को रखता हूँ, जहाँ पे मैं मेनली सिर्फ S3 में मैं मेनली प्रोडक्ट्स नेम यूज करता हूँ, और H2 में जैसे बाइंग गाइड के लिए हेडिंग के लिए हो गई या लिस्ट के हेडिंग के लिए होती है, ये होती है। तो H2 मतलब मैक्सिमम 2 या 3 टाइम्स आपके टीओसी में रिपीट होगी मेन कीवर्ड, उससे ज़्यादा मेरे केस में नहीं होती है। और मैंने बहुत सारे साइट्स देखे हैं जहाँ पे टीओसी के लिए S4 S5 भी यूज करता है, तो वो प्रैक्टिस मुझे पसंद नहीं है। और मेनली मैं अपने किसी भी H3 में मेन कीवर्ड यूज करता नहीं हूँ एग्जैक्ट, यदि कीवर्ड यूज भी करता हूँ तो लॉन्ग टर्म यूज करता हूँ। तो इसीलिए मुझे कीवर्ड रिपीट होने के चांसेस बहुत कम है और टीओसी बहुत कम है। एग्जैक्ट कीवर्ड, हाँ, 4000 वर्ड में मैं एग्जैक्ट कीवर्ड 6-7 से या 10, मैक्सिमम 10 टाइम यूज करता हूँ, इससे ज़्यादा मैं एग्जैक्ट कीवर्ड यूज नहीं करता। मैं अपवर्क यूज़ नहीं करता हूँ, मैं ऑफलाइन या फिर जो हम लोगों के पर्सनल कंटेक्ट है, या हमारे मतलब हमारी ऑफिस है, एक ऑफलाइन ऑफिस है हम लोग, वहाँ पे फुल टाइम राइटर्स हैं, तो हम लोग रेगुलर इंटरव्यू के थ्रू कंटेंट राइटर।
जनरली हम जो मतलब फेसबुक राइटर्स को जनरली हम अवॉइड करते हैं। बहुत सारे लफड़े हैं। एक होते हैं कि यदि आप राइटर पे एसईओ जानते हैं तो आपकी साइट को रिपीट कर सकता है एक। दूसरा होती है वहाँ पे एक या दो आर्टिकल्स तो आपको अच्छा देगा, उसके बाद उसमें प्रॉब्लम आ सकती है उनकी आर्टिकल्स में, तो आपको हर टाइम चेक करना पड़ेगा। हम आज के टाइम में इस हिसाब से चलते हैं कि हम अपने अपने एक पूरा प्रोजेक्ट मतलब एक साइट्स की हमने पूरा शेड्यूल बना के रखे हैं कि ये करना है हमारा। मतलब मेरा ये काम है, हम ये काम करके छोड़ दिए, अपने टीम या मतलब जो भी है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करेंगे। तो इसीलिए हम मतलब ऐसे बंदे और ऐसे लोगों के साथ काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं जिसपे मैं डिपेंडेंट हूँ। तो इसीलिए मैं नए बंदे को जल्दी हायर नहीं करता हूँ, और यदि हायर भी करते हूँ तो नए बंदे को हम जल्दी डायरेक्ट अपने साइट्स पे नहीं डालता हूँ। उसको यदि कोई नए राइटर्स को उठाता हूँ तो पहले उससे गेस्ट पोस्ट लिखाता हूँ, वेबटू के लिए लिखाता हूँ, एक्सपीरियंस के लिए लिखाता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि हाँ ये सारा चीज़ें सही है, देन हम अपने मनी कीवर्ड्स के लिए मनी साइट्स के लिए देखो इन हाउस राइटर्स सैलरी पे रहते हैं, और कोलकाता की सैलरी यदि आप 3-4 साल की एक्सपीरियंस है किसी राइटर के पास तो आप 20 से 25 हज़ार मंथली सैलरी में आपको अच्छे राइटर्स मिल जाएंगे कोलकाता में। तो इन हाउस के लिए ये है। बट यदि फ्रीलांसर रखते हैं तो वो डिपेंड करते हैं। मेरे मेरे पास फ्रीलांसर्स हैं जो 50 पैसा से लेके 2-3 रुपये तक लेते हैं पर रोल का। इन हाउस वाला तो बोल दिया। और कुछ छूटा है किसी का? वीपीएन पीवीएन ये वीपीएस यूज कर लो, उससे फिर भी ये यूज कर लो। और जनरली मैं खुद लिंक बिल्डिंग करता नहीं हूँ तो मुझे भी आईपी चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। आज के टाइम में मैं लिंक बिल्डिंग में हूँ नहीं, और ना ही मैं मतलब अपने पीवीएम्स में मैं खुद से लॉग इन होता हूँ, तो मुझे आईपी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं वैसे ही कर लेता हूँ। बट आप कोई भी अच्छा यदि आप फ्री में जा सकते हो तो हाइड माई आस्क या बहुत सारे है उनको यूज कर सकते हो, या पेड में बहुत सारे अच्छे ऑप्शन है उसको यूज करो। तो बोट ट्रैफिक का ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है। यदि आ भी रही है तो आप तो उसे आईपी से ब्लॉक कर दो या सर्वर से ब्लॉक कर दो। और यदि आ भी रही है तो कोई टेंशन नहीं है, उसको लेके आपको ना तो आपकी रैंक इफेक्ट होगी ना आपकी अर्निंग आएगी। तो उसके लोगे चिल करो। और एक्चुअली मेरे को टाइटल मैं मेनली स्टार्ट करता हूँ, जैसे जो भी टॉपिक होती है बेस दे के मैं स्टार्ट करता हूँ, और कभी कभी मैं नंबर्स यूज करता हूँ लाइक टॉप 10 टॉप 5 टॉप 7 ऐसे करके। और जो भी टॉपिक है बेस्ड ये यूज करता हूँ। और लास्ट में मैं यदि बाइंग गाइड और रिव्यू और बाइंग गाइड यूज करता हूँ। रीजन ये है कि मुझे बाइंग गाइड ये रिव्यूज कीवर्ड टारगेट करना रहता है। और बाकी यदि जनरल टाइप की टाइटल्स हैं, जनरल टाइप की आर्टिकल्स हैं जैसे रिव्यूज और ये सारा चीज़ें होती है प्रोडक्ट रिव्यू, तो वहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जनरली हमारी जो भी रिव्यू होती है वो फर्स्ट पर्सन के रिस्पेक्ट में हम लिखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है तो टाइटल्स भी वही रहता है कि जैसे मैं इस प्रोडक्ट को यूज करके लिखा हूँ इस हिसाब से मैं टाइटल्स भी डालता हूँ। और सारे कंटेंट मतलब रिव्यू कंटेंट का फॉर्मेशन यही रहता है कि मैंने इस प्रोडक्ट को यूज किया हो, तो उस तो पूरा कंटेंट का टोन फर्स्ट पर्सन में रहता है। नहीं, मैं कभी कोई इमोजी यूज नहीं करता हूँ, ये बहुत ही चीप मेथड है, और मेरे नज़र में चीप मेथड है। और आप लॉन्ग रन में नहीं रह सकते हो इमोजी यूज करके टाइटल में। हाँ, तो यदि ट्रैफिक बोर्ड से ज़्यादा आ रहा है तो उस आईपी को आप सर्वर से ब्लॉक कर दो। सिंपल। नहीं नहीं, बोर्ड ट्रैफिक से कोई रैंकिंग गिरने की नहीं है। बट कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि आपको ये दिखा बाउंस रेट कम दिखाती है, टाइम ऑन साइट कम दिखेगा। तो यदि गूगल उस ट्रैफिक को ट्रैक कर पा रहा है, यदि गूगल सिग्नल उसे ट्रैक करना शुरू कर दे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बट
कि वही मतलब यूजर बिहेवियर पे थोड़ा इफेक्ट कर सकता है यदि उस हिसाब से सोचो तो, बट और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वाइंड अप करें।